अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट थायराइड पैथोलॉजी। और उसके अंदर हम लोग पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे अहमद? हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में कि थायराइड की बेसिकली पैथोलॉजीज हमारे पास कौन सी हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थायराइड कैंसर्स। और उसके बाद हम लोग करेंगे थायराइड की रिलेटेड फार्माकोलॉजी फ्रॉम द फर्स्ट एड। और अलोंग विद दैट आई विल ट्राई टू कवर एक और हमारा टॉपिक है, वो मैंने पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स नहीं बोला था आप लोगों को। वो कौन सा टॉपिक है? मेन सिंड्रोम्स। ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया। वो हमारा सिर्फ एक पेज का ही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी जो है वो कवर कर लें आज। ठीक है, आई होप सो कि सबने पीछे रिवाइज कर लिया हो, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो और क्या मुझे बताना था? हाँ, बस यही बताना। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हमारा टॉपिक है, वी आर स्टार्टिंग विद द थायराइड। थायराइड क्या था? एन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड था हमारी, जो है वो नेक के अंदर स्ट्रक्चर था, जो कि क्या सीक्रेट करता था? T4 और T3। T4 बाद में जाके कन्वर्ट होता था बॉडी में, किसमें? T3 में। और T3 वॉज द एक्टिव फॉर्म, वॉज द मोर पोटेंट फॉर्म। और उस T4 को कौन कन्वर्ट करता था T3 में? देन थायराइड पर ऑक्सीडेज नहीं, डी आयोडीनेज करता था। हाँ, T4 to T3 5 डी आयोडीनेज करता है। ठीक है, हाँ। तो बहरहाल टी, अच्छा, ठीक है। T4 to T3 कौन कन्वर्जन करता है? 5 डी आयोडीनेज। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आता था, यकीन कर लिया। सही है। इसके बाद जो है वो इनर जो थायराइड में प्रोसेस हो रहा होता है एट द लेवल ऑफ फॉलिकल्स, एट द लेवल ऑफ कोलॉइड, क्या हो रहा होता है कि आयोडीन अपटेक करता है। और उसकी फिर क्या होती है? ऑक्सीडेशन विद कपलिंग विद थायरोग्लोबुलिन, एंड देन अल्टीमेटली जो है वो थायराइड के मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं T4 T3 के। और ये सारा अहमद कौन प्रोसेस कैरी आउट कर रहा होता है? कौन सा एंजाइम? थायराइड पर ऑक्सीडेज। ठीक है भाई, ये सब चीजें थायराइड पर ऑक्सीडेज कर रहा होता है। तो इतना हमें पता हो पहले से। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दी सिम्टम्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कि किस तरह से होते हैं, किस तरह से एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा होता है विद द थायराइड सिम्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो, व्हाट इज बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म? यानी बॉडी में T3 T4 लेवल्स बढ़े हुए हों। उसके कॉजेज मल्टीपल हो सकते हैं, आज हम वही करने वाले हैं, विच कैन बी प्राइमरी, यानी द प्रॉब्लम लाइज विद इन द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और दे कैन बी सेकेंडरी और टर्शरी, लाइक द प्रॉब्लम लाइज विद इन दी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। तो अगर ऊपर होगा मसला, यानी सेकेंडरी कॉजेज होंगे, तो TSH क्या होगा? अब आप लोग बताओ। बढ़ा हुआ होगा। सब जवाब दे सकते हो, ठीक है। बस मैं पूछूं तो जवाब दिया करें, बीच में नहीं बोला करें, ठीक है। तो क्या होता है कि TSH बढ़ा हुआ होता है। इफ द प्रॉब्लम इज विद इन द थायराइड ग्लैंड, यानी पैथोलॉजी लाई करती है विद इन द थायराइड ग्लैंड, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि TSH क्या होता है? ज्यादातर हाइपरथायराइड स्टेट में कम होता है। एंड सेम इज विद कहाँ पे? हाइपोथायराइडिज्म में। कि हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम होता है। अगर प्रॉब्लम है विद इन द थायराइड, तो क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो है वो अगर ऊपर ही मसला था, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है, तो यानी क्या होगा? TSH भी कम होगा और T3 T4 भी कम होगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये बात थोड़ी सी कम समझ आ रही हो, तो काइंडली वो पहला लेक्चर सुन लीजिएगा, तो थोड़ा आपको कनेक्शन ये समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं हमारे पास। तो देखो भाई अहमद, हमने पढ़ा था कि थायराइड इज बेसिकली द मेजर मेटाबॉलिक, जो भी हार्मोन है हमारी बॉडी में, वो कौन करा रहा होता है मेटाबॉलिज्म? थायराइड हार्मोन। और वो कौन कौन से एक दो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। वो क्या क्या पढ़ी थी? कि भाई ये सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है, एक ये पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था मुबशिर? हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, और क्या? बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? वो कर रहा होता है कि हमारे सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स को, जो बीटा एड्रिनर्जिक रेस्पॉन्स है, उसकी सेंसिटिविटी और क्या
और जो रिसेप्टर्स हैं ओवरऑल उनको बढ़ा रहा होता है, किसके? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीटा रिसेप्टर्स को। इतना आ गया। सोडियम पोटेशियम पंप को भी बढ़ा रहा है, इतना आ गया। एक और भी काम कर रहा होता है थायराइड नॉर्मली, कि वो क्या करता है कि ब्लड से जो एलडीएल के रिसेप्टर्स है ना, कहाँ पर होते हैं नॉर्मली? वो लिवर में से। अब एलडीएल रिसेप्टर का क्या काम है, इतना समझ लो, सिंपल सा समझ लो कि भाई एलडीएल रिसेप्टर बेसिकली क्या करता है, ब्लड में से सारा जो क्या है कोलेस्ट्रॉल है उसको ले रहा होता है, कहाँ पे? लिवर में, और देन सेकेंडरी सिंथेसिस हो रही होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली थायराइड हार्मोन एक और काम भी करता है, वो क्या करता है कि ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और सिंथेटिक यूज में करता है। तो हाइपर थायराइडिज्म क्या करा सकती है? हाइपोकोलेस्ट्रीनिया, कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एलडीएल के रिसेप्टर को बढ़ा रहा है, रिसेप्टर बढ़ेगा तो ब्लड में से ज्यादा जो है वो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल पुश आउट होगा टुवर्ड्स दी लिवर। ठीक है, समझ आ गई ये बात? अच्छा, सो आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखो क्या बात है। थायराइड हार्मोन एलडीएल के रिसेप्टर्स को बढ़ाता है लिवर पे। ठीक है, यानी कर क्या रहा है कि ब्लड में से सारा पुल आउट कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, किसके अंदर? लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जब भी जाता है हम बोलते हैं कि ये गुड, अच्छी मतलब चीज है ना। क्यों? क्योंकि ब्लड से अल्टीमेटली कम हो रहा है। तो जब थायराइड बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे आएगा? लिवर में आएगा, यानी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिमूव होगा किसमें से? ब्लड में से। तो हम जब ब्लड टेस्ट कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कराएंगे, तो क्या कम मिलेंगे? कोलेस्ट्रॉल कम मिलेगा, ये बात बोलना चाह रहा हूँ। आप समझ आ गई? ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी मूव होते हैं इन चीजों पे। अब हमने तीन मेजर कंपोनेंट पढ़े हैं किसके? हाइपरथायराइडिज्म के। सबसे पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप को, ये इंक्रीज करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस, जो कि एटीपी यूज करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो क्या होगा हाइपरथायराइडिज्म में? हीट इंटॉलरेंस। इसके बाद क्या होगा? ओवरऑल स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, बॉडी हीट लॉस करना चाहेगी। हाइपर हाइड्रोसिस स्वेटिंग, वही बात हो गई। इसके अलावा क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, बॉडी का ओवरऑल क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो वेट लॉस ज्यादा होगा पेशेंट का। इसके अलावा और क्या? हाँ, पर इसी मेटाबॉलिज्म के वजह से क्या होगा, हेयर लॉस हो रही होगी, ये नी ऑन्कोलाइसिस हो रही होती है, ये भी आप लोग पढ़ोगे। ये होता क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब बॉडी ओवरऑल केटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है और ये चीजें जल्दी जल्दी टूट रही होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होती है, हेयर एंड नेल्स पे भी इफेक्ट आते हैं। ये तो हमने क्या कनेक्ट किए, सारे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस की वजह से आ रहे थे। दूसरा एक और हमने कनेक्शन पढ़ा कि भाई सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स इसमें इंक्रीज हो जाता है बॉडी का। तो हमें हाइपरथायराइडिज्म में क्या मिलता है? हमें हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज हार्ट रेट मिलता है, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हाई नॉट डायस्टोलिक, ये हम डिस्कस करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, पेशेंट में हमें ट्रिमर्स नजर आते हैं, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। और इसके अलावा क्या होता है, पेशेंट में एजिटेशन होती है, इंसोम्निया होती है, और पेशेंट जो है वो थोड़ा सा इरिटेटेड रहता है। ये बात तो कॉमनली पता है। एक चीज, मुबशिर बुक बंद। एक चीज जो हम कॉमनली फेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं लिड लेग, वो क्या चीज है भाई? देखो, जब हम क्या करते हैं, पेशेंट की क्या करते हैं, आईज की निस्टेगमस और इस तरह से फिर क्या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड गेज टेक करते हैं ना, तो हम पेशेंट को बोलते हैं ऐसे ऊपर देखो फिर नीचे देखो। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारी आंखों की टार्सल जो मसल्स है ना, टार्सल प्लेट के मसल्स हैं, उनको कौन इंटरवेंशन दे रहा होता है मुबशिर? सिंपथेटिक इंटरवेंशन भी साथ में मिल रही होती है। तो जब वो सिंपथेटिक इंटरवेंशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वो क्या होंगी, वो अटक अटक के ऊपर नीचे होंगी। पेशेंट को बोलेंगे नीचे आंख करो, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा लेक करेगी, या ओपन करो तो वो लेक करेगी। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जो कि सिंपथेटिक रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है, और हमें क्या मिल रही होती है एग्जामिनेशन पे? लिड लेग मिल रही होती है। इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। हाइपरथायराइडिज्म क्या कर रहा होता है कि ईस्ट्रोजन को लिवर में से क्लियरेंस नहीं दे रहा होता।
नहीं देता तो क्या होता है, अब आप लोग बताओ, ईस्ट्रोजन बॉडी में ज्यादा होगा तो एफएसएच एलएच का क्या होगा, इम्बेलेंस होगा फीमेल्स के अंदर, तो डिक्रीज लिबिडो, इन ओव्यूलेशन, और क्या, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, इनफर्टिलिटी होगी, और मर्दों के अंदर क्या होगा, विच दे कैन डेवलप गायनेकोमेस्टिया। ये बात समझ में आ गई, हम चीजों को कनेक्ट करके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ आए, ठीक है, आ रहा है स्माइल समझ आपको, ठीक है भाई। तो ये चीजें क्या थी, ये हमने डिस्कस की हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। इसके अलावा ये क्या सिम्टम्स दे रहा होता है, किसी को कुछ याद है, डिस्कस कर ली हमने। हाइपर रिफ्लेक्सिया भी मिल रही होती है, क्या, कि नॉर्मली जब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप कोई भी रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं, तो होता क्या है नॉर्मली, हम उसको ग्रेडिंग देते हैं, +1 +2 +3 +4 +5, सही है, और एब्सेंट को शायद 0 दे रहे होते हैं, ठीक है भाई। नॉर्मली कितना होता है, +1 +2 होता है। अगर उससे हमें क्या मिले कि रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा तेज रिस्पॉन्स मिल रहा है, फॉर सपोज हमने क्या किया, बाइसेप का रिफ्लेक्स किया और हमें ज्यादा वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम क्या एस्टिमेट करते हैं कि ये भाई +3 या +4 है। तो ये किस में मिल रहा होता है हमें, हाइपरथायराइडिज्म में मिल रहा होता है मेरे ख्याल से। और इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में क्या मिलता है, जीआईटी की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं ड्यू टू स्मूथ मसल कंट्रेक्शन, और उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा होता है इन पेशेंट्स में, डायरिया। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये सब डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट जब क्रोनिकली उसमें जा रहे होते हैं, किसमें, क्रोनिक हाइपरथायराइडिज्म में, पेशेंट का बहुत ज्यादा ट्रेकिकार्डिया रहने लगता है। अब दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट समझनी है, एक तो पेशेंट हाई आउटपुट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, क्रोनिकली उनकी हार्ट क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा होता है उसको, क्यों, क्योंकि मुसलसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बॉडी में क्या है, पूरी वेजोडाइलेशन है, ठीक है, वेजोडाइलेशन है ना हीट लॉस के लिए, तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो रहा होता है क्रोनिकली इन पेशेंट्स में। दूसरा क्या, ये जो हार्ट रेट बहुत ज्यादा अहमद इंक्रीज होता है ना, वो पेशेंट को पुट्स एट अ रिस्क ऑफ व्हाट, एट्रियल फिब्रिलेशन का, यानी इरिथमियास के रिस्क भी दे रहा होता है, ठीक है। तो कभी कभी पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है हाइपरथायराइडिज्म का, विथ स्ट्रोक, शाबाश, कैसे, कि भाई वो जो हार्ट रेट इंक्रीज था, इट कॉज्ड व्हाट, एट्रियल फिब्रिलेशन, और एट्रियल फिब्रिलेशन क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम में थ्रोम्बाई बनाती है, एंड अल्टीमेटली वो थ्रोम्बाई डिसलॉज होके अगर सेंट्रल सर्कुलेशन में जाते हैं तो स्ट्रोक भी करा सकता है। इतना काफी है मेरे ख्याल से अबाउट हाइपरथायराइडिज्म। इसके बाद हम आते हैं हाइपोथायराइडिज्म, विच इज टोटली अपोजिट ऑफ दिस। जी, हाँ वो मैं आता हूँ बाद में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पास, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म जो हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, कैसे, कि भाई जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज था इसमें डिक्रीज होगा, तो अब क्या होगा, पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट गेन होगा, डायरिया की जगह अब क्या होगी, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी, तो कॉन्स्टिपेशन होगी पेशेंट के अंदर। इसके अलावा सिंपैथेटिक रिस्पांस कम होगा तो पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया, हाइपोग्लाइसीमिया, और क्या, पेशेंट में से एजिटेटेड होता था तो इस बार क्या होगा, लेथार्जिक, हर वक्त सो रहा होगा, रिफ्लेक्सेस पहले बढ़े हुए थे तो इस बार क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों की ऑस्पी में आती है, स्पेशली फाइनल ईयर में भी आपके पास भी, कि भाई लिखना होता है डिलेड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस स्लो तो है लेकिन डिलेड रिलैक्सेशन है। यानी जब हम कोई भी, फॉर सपोज ये बाइसेप रिफ्लेक्स मैंने किया, तो वो बहुत आखिर में जाके, स्पेशली ये नी का जो रिफ्लेक्स होता है वहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है वो मुबशिर, कि ये बहुत लेट जो है वो क्या करता है, बंद होता है रिफ्लेक्स, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा इसमें मिल रहा होता है हमें क्या, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, वहां पे क्या मिलता था अहमद, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया, यहाँ पे क्यों हाइपर मिल रहा है, मुबशिर बताएगा मुझे। एलडीएल रिसेप्टर कम हो जाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड में जो है वो हमारे पास क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मिल रही होगी। थोड़ा सा ये टॉपिक बोरिंग जा रहा है मेरी नजर में शायद। अच्छा, इसके बाद जो है वो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है,
वो एक प्रिंसिपल है, हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम मूव ऑन होंगे फर्दर टॉपिक्स पे। वो क्या प्रिंसिपल है कि भाई देखो, हाइपरथायराइडिज्म में भी हाइपरटेंशन मिल रहा होता है, हाइपोथायराइडिज्म में भी हाइपरटेंशन मिल रहा होता है। क्यों, या कौन सा मिलता है, पहले ये बताओ आप लोग। शाबा, हाइपोथायराइड। मैंने कैसे याद किया था कि वो हाइपर है तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मिल रहा होता है हमें हाइपरथायराइडिज्म में देन, और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन मिल रहा होता है हमें किसमें, हाइपोथायराइडिज्म में। अब ये क्यों होता है, सबसे पहले हम याद करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में क्यों सिस्टोलिक होता है। भाई सिस्टोलिक इसलिए होता है कि बाहर क्या मिल रही है हमें, वेजोडाइलेशन मिल रही है पूरी बॉडी में। तो यानी आफ्टर लोड कम है, जिनको सीवीएस थोड़ी अच्छी नहीं पड़ी हुई उनको इसमें इशू हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जब क्या हुई, वेजोडाइलेशन हुई, वेजोडाइलेशन हुई आपकी पूरी बॉडी में, तो आफ्टर लोड कम हो गया। और दूसरा क्या हो रहा है, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको हार्ट को क्या करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन करा रहे हैं। जब भी हार्ट की कंट्रेक्शन बहुत स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वो जो पीक आती थी वो बहुत ज्यादा आएगी, और जो वेजोडाइलेशन है वो आएगी, तो क्या होगा उसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत अपेरेंटली कम मिलेगा। तो इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म में हमें क्या मिल रहा है, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और दूसरा क्या, अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, जो बीटा एड्रीनर्जिक रेस्पॉन्स है ना मुबशिर, वो बहुत कम हो गया, कम हो गया, हार्ट इतना ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो जब भी हमें पता है कि हार्ट इतना ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो पेरिफेरल आर्टरीज में क्या होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। तो हमने ये सीखा था कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SVR, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा आर्टीरियल कंट्रिक्शन होगी उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलेगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया हो कि हाइपर में क्यों सिस्टोलिक मिलता है एंड हाइपो में क्यों डायस्टोलिक मिलता है। आप सब लोगों को समझ आ रही हैं चीजें, एक बार सिर्फ यस बोल दें जो जूम अटेंड कर रहे हैं। हाँ आप पूछो। यस, पल्स प्रेशर भी ज्यादा होगा, दोनों में ज्यादा होगा जी। सर ये जो हैमर से मारते हैं वहां पे एडेमा बनता है तो हाँ वो भी मैं आता हूँ। अच्छा, अब एक और हम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म में जो ज्यादातर मिल रहा होता है वो क्या है, वो है एडिमा। पूरी बॉडी में हमें क्या मिल रही होती है, एडिमा, जो कि आईज के अराउंड ज्यादातर होती है, फेस के अराउंड होती है। तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में हमें क्या मिल रहा होता है, पफी फेस, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ये सब मिल रहा होता है। और हैंड और फीट पे ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। अब ऐसे क्यों होता है, होता ये है कि बेसिकली हाई जो थायराइड हार्मोन है ना, वो क्या कर रहा होता है, हमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके अंदर स्पेशलाइज सेल हैं जिनको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा होता है, जो फिब्रोब्लास्ट है उनको इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। अब हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है, होता ये है कि उस थायराइड के ना होने की वजह से उनकी इनिबिशन खत्म हो जाती है मुबशिर। इनिबिशन खत्म हुई तो क्या होगा अहमद, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई। वो क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन्स कर रहे होते हैं, गेक्स कर रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अब ये जो गेक्स होते हैं ना, इनकी एक खास बात है, ये बहुत ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। अब जब ये वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहे होते हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज में वाटर रिटेंशन की वजह से हमें क्या मिल रहा होता है, एडिमा मिल रहा होता है। और हाइपोथायराइडिज्म में हमें क्या मिलती है, वो जनरलाइज मिलती है, ठीक है, इतना समझ आ गया। हाइपो में उसको क्या बोलते हैं, माइक्सिडीमा, ठीक है, इतना समझ आ गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। अब कार्डिक आउटपुट जब भी कम होगा यानी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बॉडी परसीव करेगी कि कम है, और बॉडी क्या करेगी, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो इस वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म में क्या मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया। इतना बताओ आप लोगों को, इतना ही बताओ, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया हमें मिल रही होती है। तीसरी एक और बात,
वो ये बात कि हमें, आप लोगों ने सुना होगा कि प्री टिबियल माइक्सेडीमिया हमें किस में मिल रही होती है? हाइपरथायराइडिज्म में। बस आपने एक चीज बाय हार्ट आज याद रखनी है, ये बहुत ही फेवरेट होती है एग्जामिनर्स की, कि भाई प्री टिबियल माइक्सेडीमा और जो प्रोप्टोसिस है वो हाइपरथायराइडिज्म में तो मिल रही होती है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में कहाँ पे मिल रही होती है, कौन से वाले स्पेक्ट्रम में? ग्रेव्स डिजीज में। दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर व्हाट? ग्रेव्स डिजीज। ये कभी भी नहीं भूलना आप लोगों ने कि जो क्या था, प्रोप्टोसिस यानी एक्सोप्थेलेमस यानी आंखों का बाहर आ जाना, जो आईबॉल है उसका। और दूसरा क्या हसनैन? प्री टिबियल माइक्सिडीमिया यानी जो टिबिया है उसके आगे जो है वो क्या? एडिमा मिल रही है, रेडिशनेस मिल रही है। ये मैंने पिक्चर्स आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दी थी। ठीक है, ये क्यों मिल रही होती है हाइपरथायराइडिज्म में? आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि थायराइड नॉर्मली फिब्रोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन आखिर ये क्यों मिल रही है इसमें? एंटीबॉडी मीडिएटेड है। और आप में से कोई जवाब देना चाहे जूम वालों में से? मैं कैमरा बार बार नीचे देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो जो गैस सीक्रेट करते हैं ना, वहां पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है। सम वाट आप सही बोल रहे हैं, कोई और बताए? भाई देखो, आपने सही बोला हसनैन कि होता क्या है, क्रेव्स डिजीज में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या होती है, थायराइड रिसेप्टर की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, और ये जो टीएसआई की एंटीबॉडीज के रिसेप्टर ना सिर्फ कहाँ पे होते हैं, थायराइड के अंदर होते हैं, पर दो और जगह पे भी होते हैं, नॉट ओवरऑल बॉडी। तभी मैंने क्या बोला था, हाइपोथायराइडिज्म ओवरऑल जनरलाइज एडिमा इसमें सिर्फ दो जगहों पे होती है, एक तो आईबाल के बिल्कुल पीछे, और दूसरा कहाँ पे? प्री टिबिया पे, टिबिया के आगे। अब होता क्या है, जब भी टीएसआई जो कि थायराइड रिसेप्टर की एंटीबॉडीज हैं, वो क्या करती हैं, आके एक्ट करती हैं इन पे। होता क्या है, वहां पे फिब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होती हैं, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होती है, अल्टीमेटली वहां पे गैग्स सीक्रेट होते हैं। गैग्स सीक्रेट होते हैं तो क्या होता है हसनैन? वहां पे वाटर अक्यूमुलेशन होती है, और दिस अल्टीमेटली लीड्स टू प्रीटिबियल माइक्सिडीमा। और आंखों के पीछे आपने पढ़ा होगा, जो हमारा ब्रेन है वो एक इनक्लोज्ड सर्किट है, और आंखों के पीछे क्या होगा, जब भी एडिमा होगी तो आईज क्या करेंगी, आगे प्रोट्रूड करेंगी। और दिस इज द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन आफ्टर जो एरिदीमियाज हैं। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, अगर ये ग्रेव्स डिजीज है तो प्रोप्टोसिस ये सबसे बड़ा मसला होता है। क्यों? क्योंकि दिस कैन लीड टू, अब प्रोप्टोसिस है किसी पेशेंट को, वो आंख पूरी जब बंद करेगा तो उसका आई बॉल क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, कॉर्नियल अल्सरेशन, एंड दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू, अगर ट्रीट ना किया गया तो ब्लाइंडनेस भी करा सकती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम्स। आई होप सो कि जस्ट आपने सीधी सीधी चीजें नहीं रटी हैं, आप लोगों को अब समझ भी आई है कि ये सब क्यों हो रहा होता है। आगे भी चल के अगर मैंने कुछ मिस किया है तो मैं कनेक्ट कर लूंगा चीजों को, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप लोग रीड दे दें। पेज नंबर इज 344 और फर्स्ट एड 2025 में है, हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स को। ठीक है, Hypothyroidism, cold intolerance, decreased sweating, weight gain, decreased basal metabolic rate, decreased calorigenesis. Hyponatremia, decreased free water clearance. Dry, cool skin due to decreased blood flow, coarse, brittle hair, diffuse alopecia, brittle nails, faces, and generalized non-pitting edema, myxedema, due to increased gags in interstitial spaces, increased osmotic pressure, water retention. Periorbital edema, constipation, decreased appetite, hypothyroid myopathy, proximal weakness, increased creatine kinase, carpal tunnel syndrome, myoedema, small lump rising on the surface of a muscle when struck with a hammer, abnormal uterine bleeding, decreased libido, decreased infertility. Hypoactivity, lethargy, fatigue, weakness, depressed mood, decreased reflexes, delayed slow relaxing.
Bradycardia, dyspnea on exertion, decreased cardiac output. Increased TSH, decreased free T4, hypercholesterolemia due to decreased LDL receptor expression. Hyperthyroidism. Heat tolerance, increased sweating, weight loss, increased synthesis of sodium potassium ATPase, increased basal metabolic rate, increased calorigenesis. Warm moist skin due to vasodilation, fine hair, onycholysis, pretibial myxedema in Graves' disease. Ophthalmopathy in Graves' disease, including periorbital edema, exophthalmos, lid lag retraction, increased sympathetic stimulation of superior tarsal muscle. Hyperdefecation, diarrhea, increased GI motility, increased appetite. Thyrotoxic myopathy, proximal weakness, normal creatine kinase, osteoporosis, increased fracture rate. T3 directly stimulates bone resorption. Abnormal uterine bleeding, gynecomastia, decreased libido, infertility. Hyperactivity, restlessness, anxiety, insomnia, fine tremors due to increased beta adrenergic activity, increased reflexes, brisk. Tachycardia, palpitations, dyspnea, arrhythmias, atrial fibrillation, chest pain, and systolic hypertension due to increased number and sensitivity of beta adrenergic receptors, increased expression of cardiac sarcolemmal ATPase, and decreased expression of phospholamban. Decreased TSH if primary, increased free T3 and T4, decreased LDL, HDL, and total cholesterol. मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे। हाँ, पूछें क्या पूछ रहे हैं? क्रेटिनिन काइनेज क्यों बढ़ रहा है हाइपर में? ओ, हाइपो में बढ़ रहा था, देखें, और हाइपर में क्यों नहीं बढ़ रहा? तो एक सवाल आया हमारे पास कि भाई मसल वीकनेस दोनों में ही मिल रही है, दोनों में क्यों मिल रही है? और दूसरा, सी के हाइपो में क्यों बढ़ा हुआ है और हाइपर में क्यों नहीं बढ़ा हुआ? ना, मैं कंफर्म कर लूं दोबारा, ठीक है? तो होता क्या है बेसिकली, जब पेशेंट के पास क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होती है ना, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ओवरऑल जो एनर्जी का लेवल है, यानी मेटाबॉलिक लेवल है, वो बहुत कम हो जाता है। जो मसल्स को जो एटीपी चाहिए होती है ना फॉर द मूवमेंट और इन सब चीजों की वजह से, वो बहुत कम हो जाती है। और उस कम होने की वजह से क्या होता है, मसल ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाती है, मसल की थोड़ी बहुत नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से क्या मिल रहा होता है, हाइपोथायराइडिज्म में हमें मसल वीकनेस भी, और क्या मिल रहा होता है, क्रेटिनिन काइनेज ज्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, क्या हुआ, अक्यूट डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म में हमें क्या मिल रहा होता है, हाइपरथायराइडिज्म में भी मसल का ये वीकनेस मिल रही होती है, लेकिन सी के नॉर्मल होता है। उसका रीजन ये है कि भाई जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो क्या होता है, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से डिक्लाइन होता है। और अल्टीमेटली वो भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जब डिक्लाइन होगा तो आपने पढ़ा होगा पैथो में, मसल सेल क्या परसीव करेंगे, डिक्रीज एटीपी। डिक्रीज एटीपी होगा तो क्या होगा, मसल सेल एट्रोफी की अंदर जाएगी। तो उसमें भी हमें क्या मिल रही है, वीकनेस मिल रही है, बट दिस टाइम क्या हो रहा है, एट्रोफी हो रही है इंस्टेड ऑफ मसल लॉस, रियल मसल लॉस। तो इस वजह से हमें हाइपरथायराइडिज्म में क्या मिल रही है, वीकनेस, बट नॉर्मल सी के हाइपो में क्या मिल रहा था, ड्यू टू डिक्रीज, सडन डिक्रीज इन द एटीपी, मसल नेक्रोसिस, मसल लॉस हो रहा था, इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा था, सी के बढ़ा हुआ मिल रहा था। कुछ और पूछना है? हाँ, नॉर्मल नहीं नहीं, ये जो मैंने रिलेशन बताया वो है। ठीक है, और कुछ पूछना है? वो उसका कोई और फिनोमेना है, मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा, ठीक? इसमें ये कि कार्डियक मसल में साइक्लोमेल एटीपीएस की एक्सप्रेशन ज्यादा हो रही है, हाँ, लेकिन जो फोस्फोलिपिड है जो कि सर्च होता है, हाँ, की कमी हो रही है। अच्छा, सार्कोमेर क्या है बेसिकली?
कॉन्ट्रेक्शन प्रोटीन है, ठीक है। कर क्या रहा होता है बेसिकली ये हार्मोन हमारा, इंक्रीज इन मसल कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी स्पेशली ऑफ द हार्ट, बीटा आड्रेनर्जिक से। तो सार्कोमेयर क्या करा रही होती है, कंट्रैक्ट। और ये जो फॉस्फोलिम्बिन लिखी हुई है ना दूसरी, वो क्या करा रही होती है, बैलेंस करा रही होती है किसको, जो इलेक्ट्रोलाइट है अक्रॉस दी जो मेम्ब्रेन है उसके, तो वो उसको कम करता है, जिससे बैलेंस मतलब वो अच्छा नहीं हो पाता। और इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली कैल्शियम ज्यादा मिलता है सार्कोमेयर को, और सार्कोमेयर क्या करता है, ज्यादा हेल्प आउट करता है स्ट्रॉन्गर कंट्रेक्शन में। तो बेसिकली ये सब अल्टीमेटली क्या कराना चाह रहा है, द अल्टीमेट गोल इज स्ट्रॉन्गर कंट्रेक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे मूव करते हैं। मुझे पानी थोड़ा सा दे दो। आप सब लोगों को ये हाइपर एंड हाइपो समझ में आ गई, और अगर आवाज जो है वो शायद किरण कायनात को कम जा रही है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इफ अगर दूसरों को भी कम आ रही है तो मुझे बता दें, या फिर वीडियो अगर अटक रही है बीच में तो काइंडली सिर्फ इतना बता दें। ओके, तो हम मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज हाइपोथायराइडिज्म। अब आपने एक बात समझ लेनी है, हमने डिस्कस कर लिया मेजर पोर्शन है, हमने जल्दी जल्दी अब डिजीजेस को डिस्कस करना है। वो मेजर पोर्शन क्या था कि हमने सिम्टम्स डिस्कस कर लिए। तो आपने ये प्रज्यूम करना है कि अगर कोई केस है हाइपो का तो उसमें सारे यही मिलेंगे, और अगर कोई केस है हाइपरथायराइडिज्म का तो हमें सारे यही सिम्टम्स मिल रहे होंगे। ठीक है, अब आपने खुद ही समझ जाना है। अब हम कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की तरफ आते हैं। तो मैंने बोला था कि द मोस्ट वाइड वर्ल्ड वाइड कॉज जो है वो हाइपोथायराइडिज्म का क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी। एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलप्ड कंट्रीज इज हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। तो सबसे पहले आज हमारा पहला टॉपिक है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। ठीक है, अ 30 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड इन द, भले बंद कर लें अगर बंद कर, हाँ, a 30-year-old female presented in the OPD with the complaint of cold intolerance, weight gain, और क्या, इसके अलावा उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज जो है वो स्लीप और लिथार्जी। इसके अलावा आपको क्या, ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है उसके अंदर, और वेट गेन। और वो बोल रही है कि उसे जो है वो 6 महीने से क्या है, उसके स्टूल मूवमेंट्स अच्छे नहीं है और उसको कॉन्स्टिपेशन भी है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन आपको क्या मिल रहा है, उसका एक पफी सा फेस मिल रहा है, और जो है वो लाइक पल्स जो है वो बहुत, हार्ट रेट डिक्रीज है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फ्रॉम हेयर इज हाइपोथायराइडिज्म। नाउ व्हाट टेस्ट विल यू डू, टीएसएच कराएंगे, और साथ में इफ वी आर सस्पेक्टिंग दिस पेशेंट टू बी ऑफ हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, व्हाट वी विल डू, कौन सा टेस्ट कराएंगे, एंटीबॉडीज कराएंगे। तो यहां से हमने सीखा कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा खुद का जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम या खुद का इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा होता है, अटैक कर रहा होता है किसके ऊपर, दो कंपोनेंट के ऊपर। एक तो क्या, थायराइड पेरोक्सीडेज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, दूसरा किसके अगेंस्ट होती है, थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा इनका क्या काम है। तो उसके अगेंस्ट जब भी एंटीबॉडीज बनती हैं तो पेशेंट डेवलप्स व्हाट, द सिम्टम्स ऑफ, पेशेंट स्टार्ट विद द सिम्टम्स ऑफ, सोचो इम्यून सिस्टम है, उसने क्या किया, एक नॉर्मल थायराइड पे अटैक किया। अब क्या होगा, थायराइड की इंफ्लामेशन होगी और थायराइड क्या, डिस्ट्रॉय होगा। सबसे पहले क्या होगा, फॉलिकल रप्चर होंगे, और क्या होगा, एक ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ हाइपरथायराइडिज्म होगी। ट्रांजिएंट मतलब वक्ती तौर पे, क्यों हो रहा था, थायराइड रप्चर हो रहे थे। अल्टीमेटली क्या होगा, फिर पेशेंट यूथायराइड होगा, और क्रोनिकली जो उसका फेट है वो क्या है, दिस लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म, जो कि विच इज द मोस्ट प्रिवेलेंट कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब हमें जो हिस्टोलॉजिकल सतह है वहां पे क्या मिल रहा होता है, भाई वहां पे हमें एक स्पेशलाइज सेल्स मिलते हैं, जो इसको हम क्या बोलते हैं, हर्टल सेल्स मिल रहे होते हैं। वो क्या है बेसिकली, वो हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स ही हैं, लेकिन इस बार वो क्या हुए हैं, इनलार्ज हो गए। दूसरा क्या हो गए हैं वो, उनमें पिंक मटेरियल हो गया है।
एक और चीज हमें मिल रही होती है इसकी हिस्टोलॉजी में, वो क्या मिल रही होती है? लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। अब आपको पता चला होगा कि लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन क्यों मिल रही है अहमद? क्योंकि एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून था ना, तो इस वजह से क्या होगा? एंटीबॉडीज मिल रही होंगी। और हमें क्या मिल रहा होता है? नेक स्वेलिंग भी मिल रही होती है थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्ट्रक्शन हुई है, दूसरा क्या होगा, इन पेशेंट में टीएसएच बहुत बड़ा हुआ होगा, तो क्या होगा? टीएसएच फॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तो हर्थल सेल पता लगा क्यों हमें मिल रहे होते हैं। शायद ये विंडो बंद कर दो यार, बहुत ज्यादा वो हो गई है। और एक मिनट, मैं सिर्फ ये गेट खोल लूँ, एक मिनट। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे हाशिमोटो थायराइडाइटिस के बारे में, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट, कुछ इस तरह से इसका कोई नाम है, इरफान मसूद में लिखा है। सही है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मुझे कोई बताएगा इसके अंदर हम टेस्ट कौन से कर रहे होते हैं? टीएसएच, और दूसरा क्या, आप लोग बताओ ना। एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। ठीक है, ये हम इसमें क्या देख रहे होते हैं। इसके अलावा हम क्या, इसकी क्रोनिक प्रोग्नोसिस क्या है इस डिजीज की? थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी बेसिकली नॉट थायरोक्सिन, हम क्या दे रहे होते हैं पेशेंट को? थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें लीवोथायरोक्सिन है, या जो है वो जो भी हम, बहरहाल इस पेशेंट की क्या है? क्रोनिक थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है। एक छोटा सा टर्म आपके फर्स्ट एड में डिफाइन है, इरफान मसूद में ज्यादा लिखा हुआ है, विच इज पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस। भाई वो भी इसी का ही एक वेरिएंट है, लेकिन ये वेरिएंट थोड़ा हल्के वाला वेरिएंट है। कैसे? एक तो ये स्ट्रिक्टली कब हो रहा होता है? पोस्टपार्टम पीरियड में। दूसरा ये क्या, ये ट्रांजिएंट होता है, विद इन अ ईयर की क्या हो जाता है? बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब क्या हुआ? ऑटो इम्यून ने डिस्ट्रक्शन की, क्या हुआ? हाइपरथायराइडिज्म, फिर यूथायराइडिज्म, फिर हाइपोथायराइडिज्म, देन अल्टीमेटली क्या करते हैं? थायराइड फॉलिकल्स अपना फंक्शन रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस ये है। और एक और चीज, अब जिस पेशेंट में क्या हो रहा है इस्माइल, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस हो रही है ना, उस पेशेंट में मुबशिर क्या होगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस हाशिमोटो थायराइडाइटिस होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आपके पास एक 22 ईयर ओल्ड फीमेल आई है विथ क्या? नेक पेन रेडिएटिंग टू द ears या रेडिएटिंग टू द jaw. She gives a history that she developed cough and nasal discharge and sneezing like 5 days ago or 7 days ago. ठीक है, और आफ्टर दी 7 days ऑफ दिस उसको क्या हुआ है? अब उसको क्या डेवलप हो रहा है? नेक में पेन हो रहा है, जो कि रेडिएट कर रहा है किसमें? कान की तरफ। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन आपको क्या मिल रहा है? टेंडर थायराइड मिल रहा है। जब आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट किए हैं तो T3 T4 बढ़ा हुआ है। कोई बताएगा इसका क्या डायग्नोसिस है? ग्रेव्स? शाबाश, डी क्वेरवियन। ठीक है भाई, क्या? डी क्वेरवियन थायरोडाइटिस, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। डी क्वेरवियन थायरोडाइटिस भी क्या होती है? एक्चुअली ये होता है कि कोई रिसेंट वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम ने किसको किया है डैमेज? थायराइड को डैमेज किया है। और सेम यही, लेकिन हम इसको कैसे अलग कर रहे हैं? आपके पास एक पेशेंट आया है भाई, 15 दिन हुए हैं उसको, हाशिमोटो वाला भी 15 दिन बाद क्या दे रहा होगा? हाइपरथायराइडिज्म। वो भी हमें क्या दे रहा होगा? डिक्वेरेवियन वाला हाइपरथायराइडिज्म। क्यों? क्योंकि थायराइड डैमेज हो रहा है दोनों में। आप कैसे डिफाइन करोगे दिस इज हाशिमोटो, दिस इज व्हाट? डिक्वेरेवियन। Okay, shabash. One thing we got from students is we get tender, strongly tender thyroid in dequaravian, which is very, very specific for this disease. दूसरा क्या? फीमेल्स में होती है। शाबाश। अनदर चीज, प्रोसीड वायरल इन्फेक्शन। डिक्वेरेवियन हमेशा थोड़ा सा ज्यादा अक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, और ये प्रोसीड कर रहा होता है वायरल इन्फेक्शन को। एक और आखिरी,
जब हम एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं तो यहाँ हमें हाशिमोटो में क्या मिल रही होती है, पॉजिटिव एंटीबॉडीज मिल रही होती है, थायरोग्लोबुलिन एंड पेरोक्सीडेज यहाँ हमें नहीं मिल रही होती। और डी क्यूरेवियन क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है, वाइल द हाशिमोटो क्या है, हमें लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो इससे हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज नोन एज रिडल्स थायराइडाइटिस। इसको मैं एक ही वर्ड से याद रखता हूं, उसको याद रखता हूं मैं फाइब्रोसिस से। तो भाई क्या है, एक पेशेंट आपके पास लेडी आई है। अब मैं बार बार लेडी का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज द थायराइड पैथोलॉजीज आर मोर प्रेवलेंट इन फीमेल्स। ठीक है भाई, इतना पता हो आप लोगों को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लेडी हमारे पास आई है और वो क्या बोल रही है, उनको जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, लेथार्जी है, इंक्रीज स्लीप। वो बोल रही है मुझे भूख भी नहीं लगती, बट मेरा वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपने जब अहमद, नींद आना शुरू हुई, जब आपने उनके थायराइड की एग्जामिनेशन की है, तो इस बार आपको क्या कैसा मिल रहा है, थायराइड बहुत ही हार्ड सा, इतना हार्ड के रॉक हार्ड लाइक थायराइड ग्लैंड मिल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि इस बार थायराइड जो है वो क्या है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को जैसे टीथर कर रहा है, यानी मिला हुआ है। और जब हम इस पेशेंट की फर्दर हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसको डिस्निया थोड़ी बहुत हो रही है। ठीक है, और हमने जब उसकी बायोप्सी ली है तो हमें क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस मिल रही है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, दिस इज रिडल्स थायराइडाइटिस। अब रिडल्स थायराइडाइटिस इज वंस अगेन हमारी IgG4 एंटीबॉडीज हैं, वो क्या कर रही होती है, मैसिव एक्टिवेशन ऑफ द क्या करा रही होती है, फिब्रोब्लास्ट करा रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग जगह पे तो आ रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली थायराइड की भी क्या हो रही होती है, फिब्रोसिस हो रही होती है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब एक कंफ्यूजन होता है, आप आगे चल के एक मेलिग्नेंसी पढ़ोगे जिसका नाम है क्या, एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। भाई वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एग्रेसिव ट्यूमर होता है, और उसमें भी क्या हो रही होती है, फाइब्रोसिस और इस तरह के हार्ड लाइक थायराइड मिल रहा होता है। दोनों को हम अलग कैसे करें, सवालों में हमेशा साथ देते हैं। शाबाश। एक तो हम क्या देखते हैं, एज फैक्टर। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बहुत ही बूढ़े एल्डरली लोगों में 60+ में हो रहा होता है। ये मिडिल एज यंग फीमेल्स में हो रहा होता है, यानी 30 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स ऑफ एज में हो रहा होता है। दूसरा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑलमोस्ट कॉजेज डेथ विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर आफ्टर डायग्नोसिस। इसका कोर्स बहुत स्लो होता है। तीसरी क्या बात, जब हम बायोप्सी ले रहे होते हैं तो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में हमें क्या मिल रहे होते हैं, प्लियोमॉर्फिक हाई माइटोटिक डिवीजन वाले सेल्स, यानी कैंसरस सेल्स मिल रहे होते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या मिल रहा होता है, फाइब्रोसिस मिल रहे होते हैं, बिनाइन जो है वो हमें फाइंडिंग मिल रही होती है। तो मेरे ख्याल से हाइपोथायराइडिज्म के बारे में इतना काफी है। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो रीड के बाद मैं बता देता हूँ। अब आप लोग रीड दे दें। पेज नंबर कौन सा है हमारे पास, पेज नंबर 345 है, और आप लोग इसको रीड दे दें। अच्छा, माइक को बंद नहीं करना है, ठीक है, आप दे देना, देना आप दे देना। Hypothyroidism. Hashimoto thyroiditis, also called chronic autoimmune thyroiditis. Most common cause of hypothyroidism in iodine sufficient regions associated with HLA-DR3, which differs by ethnicity, an increased risk of primary thyroid lymphoma, typically diffuse large B cell lymphoma. Findings are moderately enlarged non-tender thyroid, may be preceded by transient hyperthyroid state, which is Hashimotoxicosis, due to follicular rupture and thyroid hormone release. Serology shows positive anti-thyroid peroxidase or anti-microsomal and anti-thyroglobulin antibodies. Histology shows Hertel cells, lymphoid aggregates with germinal centers. Postpartum thyroiditis is a mild, self-limited variant of Hashimoto's thyroiditis, arising in less than a year after delivery. Natural history shows hyperthyroidism within 3 months of birth, which then is followed by hypothyroidism and then into a euthyroid state. Subacute granulomatous thyroiditis, also called Dequervian thyroiditis, usually a self-limited disease,
Natural history is transient hyperthyroidism, euthyroid state, then hypothyroidism, and then again a euthyroid state, often preceded by viral infection. Findings show increased ESR, jaw pain, very tender thyroid, and histology shows granulomatous inflammation. Renal thyroiditis, also called invasive fibrous thyroiditis, may occur as part of the IgG4 related disease spectrum, such as autoimmune pancreatitis, retroperitoneal fibrosis, and non infectious aortitis. Hypothyroidism occurs in one-third of patients. Fibrosis may extend to local structures such as the trachea and esophagus, mimicking anaplastic carcinoma. Findings show slowly enlarging, hard like, fixed, non tender thyroid. Histology shows thyroid replaced by fibrous tissue and inflammatory infiltrate. समझ आ गया? आप सब लोगों को भी समझ आ रहा है? जूम वालों को आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? इसमें बस एक चीज देख लें, HLA-DR3। ठीक है भाई। अब ये क्या चीज है भाई? हमारा क्या होता है, HLA सिस्टम होता है जो कि हमारे इम्यून को क्या कराता है, फॉरेन बॉडीज के रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम को बेसिकली, कि उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, और किसके अगेंस्ट जाना है उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। एक होते हैं HLA सिस्टम 1 या MHC1, सॉरी। दूसरा होता है MHC2। 1 को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? CD8। मुझे नहीं बुलवाओ। और 2 को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? CD4। जो CD8 वाला यानी MHC1 वाला है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। उसके आप वर्ड सुनोगे ना तो एक सिंगल वर्ड होंगे। और ये वाले जो HLA2 वाले हैं, यानी सॉरी MHC2 वाले हैं, वो जो CD4 कंट्रोल करते हैं, वो हमेशा DPQ, DR3 और इस तरह के वर्ड होंगे। ये हम लोग इम्यूनो में अच्छे से पढ़ेंगे, और हमें फिर याद रखना होगा कि इसमें हाशिमोटो में कौन सा है, ग्रेव में कौन सा है, डायबिटीज में कौन सा है। ये जरूर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लें कि दिस इज समवॉट एसोसिएटेड विथ इम्यूनो, और ये क्या है? ये क्या है? HLA-DR3 है। ठीक है, फिलहाल इतना याद रख लो। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, विच इज हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रेन। सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा। अब हाँ, पूछे, चले भाई पूछे। Doctor, is a part of IG4 related disease spectrum, autoimmune pancreatitis, retroperitoneal हाँ, fibrosis. IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम जो लिखा हुआ था, जिसमें क्या था, रिडिल्स थायरोडाइटिस भी आ रही थी। भाई ये होता क्या है? मैंने ये बोला था कि ये जो फिब्रोब्लास्ट है, ये IgG4 पूरी बॉडी में फिब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर रही है। उसमें से एक कंपोनेंट क्या है? दिस इज रिडिल्स थायरोडाइटिस। दूसरा, पूरी बॉडी में फिब्रोसिस की वजह से जो फाइंडिंग मिल रही है वो ये लिखी हुई है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? मतलब जैसे पेनक्रेटाइटिस वगैरह है और इस तरह से। हमें कोई मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं? क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ, आपके मोबाइल पर आ रहा है? अच्छा, ठीक है, सॉरी यार। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं, प्लीज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। जब पानी पीना हो ना, ब्रेक एक आएगी तो तब पी लीजिएगा सब। और पानी एक पी रहा होता है, सब उसको देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। पी लो, अब पी लो, जल्दी करो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मुझे भी अब्बू की कॉल आ रही है वैसे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन। ये मैंने क्यों अलग से रखा, उसका रीजन ये था कि जो हमने अडल्ट्स में हाइपोथायराइडिज्म के रीजंस पढ़े थे, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? हाँ, नहीं, माइक्सिडीमा बोल रहे होता है। सही है, यस। और जो बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? क्रेटेनिज्म बोल रहे होते हैं। क्रीटेनिज्म, क्रेटेनिज्म, जो भी आप लोग बोले, ठीक है। हाँ, बड़ों में हमने क्या कॉजेज पढ़े थे मेजरली अभी? ऑटो इम्यून, जो हाशिमोटो थी, रिडल्स थी, एंड डिक्वेरेवियन थी। अब दो तीन और कॉजेज मैं बता दूं, उसके बाद हम क्रेटेनिज्म पे मूव कर रहे हैं। वो कौन से कॉजेज हैं? यार ये मुझे दे दे।
ये नहीं कोई भी खाएगा, यहाँ रख दो। हाँ, लेकिन ये माइक्सेडीमा कोमा भी बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म को भी। ठीक है, आप ये देख लेना, थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। बहरहाल मेरी बात सुन ले, अब सुन ले आगे कि अडल्ट में दूसरे कौन से कॉजेज हो सकते हैं। एक तो आयोडीन डेफिशिएंसी जो हमने बोला था, दूसरे कौन से कॉजेज हो सकते हैं? इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट जो इशू आ रहा हो, आइट्रोजेनिक, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, थैंक यू। आइट्रोजेनिक भी कॉजेज हो सकते हैं, यानी किसी पेशेंट को हमने क्या दिया, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक दी जो बहुत ज्यादा लोड डोज हाई था, यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू डिस्ट्रक्शन कराई। हमने क्या की थी, थायराइडेक्टोमी की थी ड्यू टू सम ट्यूमर, ड्यू टू सम ग्वाइटर। तीसरा क्या, कोई और कॉज बताएगा? हाँ, इसके अलावा और क्या कॉज हो सकता है, बताए। हाँ ठीक है, कोई पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकता है, यानी प्रोलेक्टिनोमा या नॉन फंक्शनल एडिनोमा। इसके अलावा, चलो आप लोग छोड़ दो, मैं ही बता देता हूँ। इसके अलावा कॉज हमने पढ़ा था अमायोड्रोन है, क्या करती थी, वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट के थ्रू क्या कर देती थी, शट डाउन कर लेती थी थायराइड के फंक्शंस को। और ज्यादातर केसेस में अमायोड्रोन यही करती है, आपके इरफान मसूद में लिखा हुआ है 80% केसेस में ये क्या कर रही होती है, हाइपोथायराइडिज्म थ्रू वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट। दूसरा एक और एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसको हमने पढ़ा था, लिथियम। लिथियम भी क्या करा रही होती है, हाइपोथायराइडिज्म करा रही होती है। बेसिकली इट कॉजेज द डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, टीएसएच की जो रेस्पॉन्सिवनेस है उसको कम कर लेती है। ठीक है, लिथियम। लिथियम एक और बीमारी कराती थी, एक और डिजीज करा देती थी, बायपोलर को तो ट्रीट करती थी। एप्स्टीन एनॉमली इन बच्चों में जो मदर ले रही हो तो कंजेनाइटल एनॉमली है। दूसरी क्या एनॉमली कराती थी, शाबाश, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब लग रहा है कि कुछ पढ़ के आए हो। ठीक है, तो लिथियम क्या क्या करा रही है, हाइपोथायराइडिज्म, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और तीसरा क्या, एप्स्टीन एनॉमली, अगर मदर ले रही है तो टेराटोजेनिक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये दूसरे कॉजेज थे अडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म के। एक और चीज अडल्ट में आप हाइपोथायराइडिज्म के स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ते हो, वो क्या है, यूथायराइड सिक सिंड्रोम। अब ये यूथायराइड सिक सिंड्रोम क्या चीज है भाई, ये जो अडल्ट होते हैं ना, इनमें क्या होता है, T4 की कन्वर्जन किस में नहीं हो रही होती है, T3 में। जो एल्डरली पेशेंट है, जो कि बहुत ज्यादा बीमार है, आईसीयू में एडमिट है, किसी को कोई क्रोनिक बीमारी है, कोई ऑन कैंसर थेरेपी है, उनमें क्या होता है, T4 कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता T3 में। तो उस कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, T4 बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ता है और T3 कम होता है। तो उस T4 के बड़े होने की वजह से, और T4, अच्छा ठीक है हम स्टॉप कर लेते हैं, आदान आ रही है, 1 मिनट सिर्फ, आदान खत्म। अब बस ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे यूथोराइड सिक्स सिंड्रोम को, बीच में आदान आ गई। तो देखें क्या होता है यूथोराइड सिक्स सिंड्रोम, बेसिकली क्रिटिकली इल आईसीयू पेशेंट्स, और जेएसएमयू में भी ये बहुत पूछा जाता है कि भाई क्रिटिकली इल या आईसीयू, एंटी कैंसर, क्रोनिक बीमारियों के पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है 5 डीआयोडीनेज इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, और T4 की T3 में कन्वर्जन बहुत कम हो रही होती है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज T4, डिक्रीज T3। तो पेशेंट में क्या होगा, जो एक्टिव फॉर्म था हमारा वो कम है, तो थोड़े बहुत माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम आ सकते हैं, बट ज्यादातर नहीं आते, ज्यादातर हमें ये लैब में नजर आ रहा होता है। ठीक है, एक बात तो ये। अब ड्यू टू दैट इंक्रीज T4 क्या मिलेगा हमें, TSH थोड़ा सा कम मिलेगा। तो यूथायराइड सिक्स सिंड्रोम इज अ क्या, बेसिकली एक एबनॉर्मलिटी है जस्ट लेब्स लेवल पर। इसका क्लिनिकली इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन लेब्स में हमें क्या मिल रहा होता है, डिक्रीज क्या, T3 नॉर्मल, और इंक्रीज T4, और दूसरा क्या, डिक्रीज TSH। इतना पता हो यूथायराइड सिक्स सिंड्रोम में। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आते हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म इन बच्चों में, या जो इन्फेंट हैं उनमें, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं अहमद, क्रेटिनिज्म। ठीक है, या कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, क्रिटिनिज्म बोल रहे होते हैं। और उसके कॉजेज पे आते हैं। सबसे पहला कॉज हमने पढ़ा था आयोडीन डेफिशिएंसी है। दूसरा, वो बच्चे जिनकी माओ को क्या है,
हाइपोथायराइडिज्म है और उनका डोज एडजस्ट नहीं हुआ था, ये हम बाद में बात करते हैं। तीसरा किसमें हो रहा होता है कि कंजेनाइटली थायराइड की क्या हो रही है, डिसजेनेसिस हो रही है। वो डिसजेनेसिस ऑफ द ग्लैंड हो रही है, यानी वो ग्लैंड ही ठीक से नहीं बना, या उनके जो फंक्शनिंग हार्मोन्स हैं वो ही ठीक से नहीं बने। फॉर सपोज डिसहार्मोनोजेनेसिस उसको बोलते हैं, यानी थायराइड पेरोक्सीडेज ही सही से नहीं बना था। और तो अल्टीमेटली दिस लीड्स टू व्हाट, हाइपोथायराइडिज्म इन इन्फेंट्स। और वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, मैंने पिक्चर भी भेजी है। वो पफी सा पेल फेस होता है, फेस पे क्या पेरी ऑर्बिटल एडिमा मिल रही होती है, कोर्स हेयर्स मिल रहे होते हैं। एंड हाइपोथायराइडिज्म इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ व्हाट, कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया इन चिल्ड्रन। ये बात याद रखनी है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन या अम्बिलिकस, प्रोट्यूबरेंट जो है वो टंग। क्यों, टंग में क्या होता है, वही वो फिब्रोब्लास्ट बढ़ेंगे, गेक्स जमा होंगी तो टंग मैक्रोग्लोसिया होगी, तो क्या होगा, प्रोट्यूबरेंट होगी टंग। दूसरा क्या, फेस पेल होगा और बच्चे का थोड़ा सा वेट गेन होगा, और क्या होगा, बाल उसके जो है वो क्या, थिन से होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दिस इज व्हाट कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, दिस इज लाइक कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म प्रेजेंट। इसके अलावा एक और चीज कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमें जल्दी से इसको ट्रीट करना होता है। क्यों, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के मेचुरेशन में, स्ट्रेचर जो हमारे बोन्स की ग्रोथ है और मसल्स की ग्रोथ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है किसका, थायराइड का। अब आप लोग रीड दे दें जो हमारा लास्ट पोर्शन था। और ये पीड्स के अंदर आप लोगों के पास सेम यही स्टेशन होता है, और आप ट्रीट कैसे करोगे इसको, लीवोथायरोक्सिन या थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ। ठीक है, सेम यही स्टेशन आप लोगों के पास आ रहा होता है इन पीड्स क्रेटिनिज्म के साथ। सेम यही स्टेशन आपके पास मेडिसिन में आ रहा होता है हाइपरथायराइडिज्म के साथ, हाइपोथायराइडिज्म के साथ। ठीक है, ये ले लेते हैं यहाँ पर। Congenital hypothyroidism, formerly called cretinism, most commonly caused by thyroid dysgenesis, which is the abnormal thyroid gland development, such as agenesis, hypoplasia, and ectopy, or dyshormonogenesis, which is abnormal thyroid hormone synthesis, such as mutation in thyroid peroxidase, in iodine deficient and iodine sufficient regions. Findings are 6 Ps: pot-bellied, pale, puffy-faced child with protruding umbilicus and protuberant tongue, and poor brain development. Other causes are iodine deficiency, most common cause worldwide, typically presents with goiter. Iodine excess causes Wolff-Chaikoff effect. Drugs such as amiodarone and lithium. Non-thyroidal illness syndrome, also called euthyroid 6 syndrome, decreases T3 with normal or decreased T4 and thyroid stimulating hormone in critically ill patients. आखिरी चीज मैं हाइपोथायराइडिज्म में डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि उन पेशेंट्स में जिनमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म ठीक से ट्रीट नहीं होता, और वो क्या जा रहे होते हैं अक्यूट, कभी भी उनको कोई इलनेस, कोई भी स्ट्रेस होती है, तो दे डेवलप्ड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म विच इज नोन एज मैक्सिडीमा कोमा। उसके अंदर क्या होता है, इट हैज लाइक 40 to 60% mortality rate even with treatment, myxedema coma. In this patient develops क्या, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, और इवन पेशेंट किस में जा रहा होता है, कोमा में जा रहा होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के इसके ट्रीटमेंट में हम क्या दे रहे होते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो T3 है उसके बोलस दे रहे होते हैं, और हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है। साथ में हम क्या दे रहे होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बोलसेस भी दे रहे होते हैं, ताकि उसका बीपी और ये सब चीजें मेंटेन हो। कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आपके इरफान मसूद मेडिसिन में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ लीजिएगा, एज इट लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज हाइपरथायराइडिज्म का टॉपिक। ठीक है,
भाई हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। अब हमारे पास आई है एक 35-year-old फीमेल, ठीक है, जो कि क्या किस तरह के सिम्टम्स के साथ आई है। वो बोल रही है मुझे बार बार जो है वो ट्रेकिकार्डिया के सिम्टम्स होते हैं, मुझे पसीना बहुत ज्यादा आता है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, एंड वो बोल रही है मैं खाना भी बहुत ज्यादा खा रही हूँ, एंड इवन विथ ज्यादा खाना खाने के साथ साथ, ये किस तरह की नोटिफिकेशन है, ओके कोई बात नहीं छोड़ दे, ठीक है, इवन विथ इंक्रीज इनटेक मुझे क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। जब आपने उसकी ईसीजी की है तो उसके पास क्या आ रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन नजर आ रही है आपको उसकी ईसीजी में, ठीक है। और ऑन द फर्दर एग्जामिनेशन आपको क्या मिला है, प्री टिबियल मेक्सिडीमा मिला है, और दूसरा क्या मिल रहा है हसनैन आपको, एक्सोप्थैलेमस। तो आप इस पेशेंट के अंदर मुझे बताएंगे कि आपको T3 T4 लेवल्स क्या मिलेंगे, TSH लेवल क्या मिलेंगे, और इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज हम टेस्ट करने जाएंगे। एक मिनट, ये हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने सवाल पूछ लिया है, सब आप जैसे अच्छे नहीं होते ना, तो ये हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है भाई। चलें आप बता दें कौन सी एंटीबॉडीज हमें पॉजिटिव मिलेंगी, TSI एंटीबॉडीज, T3 T4 क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, TSH क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। तो भाई हम जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं, यार इसके नोटिफिकेशन म्यूट हो सकते हैं, एक मिनट में सिर्फ ये मिनिमाइज करें, इसकी स्क्रीन मिनिमाइज करें, सिर्फ एक मिनट हमें दे दे, नोटिफिकेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। चार्जिंग देख लें, कोई बात नहीं, चार्जिंग भी ठीक है, इसके नोटिफिकेशन ऑफ कर, कितनी रिमेनिंग है, ओके म्यूट कर लें, या नहीं माइक किसी की भी नहीं खुली होती है, नहीं खुली होती है माइक, बस आप पिन कर दे मेरे वीडियो को, नोटिफिकेशंस को छोड़ दे, आराम से आराम, भले ये वीडियो बंद कर लो कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, अच्छा सॉरी फॉर डिस्टरबेंस अगेन, यहाँ पे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेव्स डिजीज को, और ग्रेव्स डिजीज के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली क्या हमें सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब व्हाट इज बेसिकली ग्रेव्स डिजीज, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। और इसमें हमें क्या मिल रहा होता है, इसमें हमें मिल रहा होता है बेसिकली हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, दिस इज द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसके अंदर क्या होती है, आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और वो आईजीजी एंटीबॉडीज बेसिकली क्या कर रही होती है, मिमिक कर रही होती हैं क्या, टीएसएच के स्ट्रक्चर को या फंक्शन को, और कहाँ जाके एक करती हैं, जहां पे टीएसएच के रिसेप्टर से एक करते हैं। तो इसकी वजह से इन एंटीबॉडीज का नाम क्या रखा गया है, थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज। अब होता क्या है, ये एंटीबॉडीज जाके थायराइड को स्टिमुलेट करती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म होता है। अब जब थायराइड ग्लैंड विदाउट द हेल्प ऑफ टीएसएच खुद ही वो फंक्शनल हो गया है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होगा, टीएसएच बहुत ज्यादा कम मिलेगा, लेकिन हमें पॉजिटिव क्या मिलेगा इन पेशेंट्स के अंदर, T3 T4 तो ज्यादा ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेंगी थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज। एक तो ये बात, दूसरी मैंने क्या बात बोली, ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, इनके दो और जगहों पे भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो कौन से, एक तो क्या रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस में, दूसरा क्या प्रीटिबल एरिया में। तो उसकी वजह से वी फाइंड, हमें क्या फाइंड मिल रहा होता है, एक तो क्या प्रोप्टोसिस इन प्रीटिबियल मैक्सिडीमिया एंड द ग्रेव्स डिजीज,
ये हम बहुत डिटेल में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करते। और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे होते हैं? विथ एंटी थायराइड ड्रग्स, जो कि क्या है, पीटीयू है, मेथिमेजोल है, वो हम डिस्कस अच्छे से करते हैं आज। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या कि हमें दूसरे सिम्टम्स ऑफ कोर्स मिल रहे होंगे जो कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन किया था, उनमें से 2-3 आप बता दो। जैसे लिड लेग हो गया, जैसे हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गई, जैसे सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो गई, और जैसे एफिब हो गई, इंक्रीज हार्ट रेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स भी हमें मिल रहे होते हैं। और इनमें अगर हमें एफिब मिल रही होती है तो हम क्या दे रहे होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स, और उस सब के साथ रेट कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सारे सिम्टम्स थे किसके? ग्रेव्स डिजीज के, जो कि ज्यादातर मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? हाइपरथायराइडिज्म का। अब हम आते हैं हाइपरथायराइडिज्म के एक और इंपॉर्टेंट कॉज पे। होता क्या है? होता ये है, जो पेशेंट क्रोनिकली हाइपोथायराइडिज्म में रहता है, यानी आयोडीन डेफिशिएंसी में रहता है, या कुछ पेशेंट्स में इडियोपैथिकली उसके कुछ सेट ऑफ फॉलिक्यूल्स, पूरे थायराइड में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ फॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो क्या होता है, उसके कुछ ग्रुप ऑफ फॉलिक्यूल, फॉर सपोज कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सही है, उनके रिसेप्टर्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। दिस इज नॉट कैंसरस, दे आर जस्ट क्या हो रहे हैं? वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। क्या करने लगते हैं? वो हाइपर फंक्शनिंग करने लगते हैं, और उनके अंदर क्या हो रही होती है? हाइपर प्लेजिया हो रही होती है। अब सोचो, एक बड़ा सा थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर कुछ यूनिट्स में क्या हो गई है? हाइपर फंक्शनिंग, और क्या हो गई है? हाइपर प्लेजिया। तो हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें ग्वाइटर मिलेगा, इनलार्ज थायराइड मिलेगा। दूसरा हमें क्या, जब हम उसको एग्जामाइन करेंगे तो हमें क्या? मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगे। अब उस हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल्स की वजह से हमें जो हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स मिलेंगे वो सारे वही सेम ही मिलेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत समझना था कि दिस इज नोन एज व्हाट? टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर। इससे हम रिलेट करेंगे एक और चीज कि कभी कभी क्या मिलता है हमें? सॉलिटरी नोड्यूल भी मिल रहा होता है। और सॉलिटरी नोड्यूल जब भी हमारे पास होता है तो हो सकता है कि वो कैंसरस भी हो, या हो सकता है कि वो बिनाइन नोड्यूल भी हो। ये हम टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। अभी आप इसको रीड दे दें, ठीक है, ग्रेव्स को और उसको। अच्छा, ये दे दो, मांग लेना। ये ले, हसनैन पढ़े, हसनैन पढ़े। हाँ, आप स्टार्ट करें। Graves' disease, most common cause of hyperthyroidism. Thyroid stimulating immunoglobulin (IgG) can cause transient neonatal hyperthyroidism, type 2 hypersensitivity. Stimulates TSH receptors on thyroid, hyperthyroidism, diffuse goiter, dermal fibroblast, peritibial myxedema, and orbital fibroblast. Graves' orbitopathy. Treat with glucocorticoids, activation of T cells, lymphocytic infiltration of retroorbital space, increased cytokines like TNF alpha and interferon gamma, increased fibroblast secretion of hydrophilic gags, and which will lead to increased osmotic muscle swelling, muscle inflammation, and adipocyte count, which will lead to exophthalmos, often presents during stress like pregnancy associated with HLA-DR3 and HLA-B8. Histology shows tall, crowded follicular epithelial cells and scalloped colloid. Toxic multinodular goiter. Focal patches of hyperfunctioning follicular cells distended with colloid working independently of TSH due to TSH receptor mutations in 60% of cases. Increased release of T3 and T4 hot nodules. Hyperfunctioning nodules visualized on a radioactive iodine scan or rarely malignant. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि सबको ये भी समझ आ गया। आ गया समझ आप लोगों को? हाशिमोटो वहां हाइपो में, और इधर हाइपर में क्या है? ग्रेव्स। ठीक है, दोनों आपस में दोस्त है, एक ज्यादा वाला है, एक कम वाला है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर कॉजेज ऑफ व्हाट? हाइपरथायराइडिज्म।
You received a patient in a psychiatric clinic. Patient is a has a known history of what? Anorexia nervosa. ठीक है? Not clinic, you are receiving him now in emergency. और the patient is presenting with anorexia nervosa की psychiatric history मैंने दे दी. The patient is now presenting with 3-day history of severe episodes of diarrhea, increase जो है वो palpitations और sweating and increase body temperature या fever. When you performed his ECG तो आपको क्या मिल रहा है? साइनस ट्रेकिकार्डिया मिल रहा है इस पेशेंट में. उसका हार्ट रेट जो है वो 140 मिल रहा है. और जब आपने उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट कराए हैं तो यू आर सीइंग दैट TSH बहुत ज्यादा डिक्रीज्ड है और T3 T4 बढ़ा हुआ है, लेकिन वो एबनॉर्मल रेशियो में बढ़ा हुआ है. तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? This patient is using basically exogenous thyroid drugs for what? Weight loss. सही है. तो एक और हमने यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म का कॉज पढ़ा. वो क्या पढ़ा कि कुछ पेशेंट्स फॉर द वेट लॉस क्या कर रहे होते हैं? एक्सोजीनस थायराइड यूज कर रहे होते हैं. फॉर सपोज एनोरेक्सिया नर्वोजा के पेशेंट, फॉर सपोज बुलिमिया नर्वोजा के पेशेंट, फॉर सपोज OCD के पेशेंट, या फिर जिनमें जो इमेज कॉन्शियस होते हैं, या इवन नॉर्मल पर्सन्स भी क्या कर रहे होते हैं? कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको अब्यूज कर रहे होते हैं. इनमें क्या है? लिवोथायरक्सिन भी एक एग्जांपल है. और पेशेंट कैसे सेम ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, एक बात ये आप लोगों को पता हो. दूसरा हाइपरथायराइडिज्म के कॉज में क्या पता हो आप लोगों को? अमायोड्रोन, जो कि एक एंटी इरिथमिक ड्रग थी. तीसरा, आपके पास एक 14-year-old फीमेल आई है, सही है, and she is presenting with all the symptoms of hyperthyroidism. बार बार में नहीं इतना खींच रहा हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स को. Along with that, she has a history of what? Lower abdominal pain. और on the pelvic examination आपको क्या मिल रहा है? adnexal mass मिल रहा है. ठीक है, तो what is the most likely diagnosis now? ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हम पहले बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज व्हाट? स्ट्रोमा ओवेराई या स्ट्रोमा ओवेराई, जो भी आप बोले. ये क्या है बेसिकली स्ट्रोमा ओवेराई? दिस इज द ओवेरियन कैंसर, जिसके अंदर 3 तरह के डिफरेंट तरह के सेल्स मिल रहे होते हैं, हेयर, नेल, स्किन, मसल. लेकिन कभी कभी हमें उसमें क्या मिल रहा होता है? थायराइड टिश्यू भी मिल रहा होता है. और दिस ओवेरियन कैंसर कॉजेज व्हाट? हाइपरथायराइडिज्म. ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है. तीसरा हमें कैसे मिल सकती है हाइपरथायराइडिज्म? भाई आप पेशेंट को कोई कंट्रास्ट दिया था आपने, उसमें क्या होता है? आयोडीन होती है कभी कभी. कुछ एक्सपेक्टोरेंट जो कि कफ सिरप है, उनमें क्या होता है? आयोडीन थोड़ी बहुत होती है. तो जब भी आयोडीन लोड मिलता है थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को, तो वो क्या करता है? बेस्डो इफेक्ट के थ्रू वो क्या कर सकता है? हाइपर फंक्शनिंग कर सकता है. एंड दिस कैन लीड टू व्हाट? हाइपरथायराइडिज्म. तो हमने कितने रीजंस या कितने कॉजेज याद कर लिए हाइपरथायराइडिज्म के? 3. बताएं जल्दी. ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक्सोजीनस था, कंट्रास्ट इंड्यूस था, और इसके अलावा था, यही सब है. ठीक है. अब अगर ये हाइपरथायराइडिज्म ट्रीट ना हो रहा हो पेशेंट में, तो वो कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है? दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू, जैसे वहां पे माइक्सिडीमा कोमा था, यहाँ पे क्या हो सकता है? थायराइड स्ट्रॉम. और व्हाट इज दिस? जब बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड थायराइड बॉडी में बढ़ जाता है, तो दिस कैन लीड टू सिवियर सिम्टम्स लाइक इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायाफोरेसिस. पेशेंट एजिटेशन में जा रहा होता है, इरिटेबिलिटी में जा रहा होता है. एंड दिस कैन इवन लीड टू व्हाट? सीजर्स एंड कोमा. और ये कॉमनली किस में हो रहा होता है? जैसे डायबिटीज में पढ़ते हैं, फॉर सपोज भाई इंसुलिन नहीं ले रहा, तो यहाँ पे क्या? एंटी थायराइड मेडिकेशन नहीं ले रहा. पेशेंट एंटी थायराइड मेडिकेशन पे था, लेकिन उसकी कोई सर्जरी हुई, उसको कोई इलनेस हुई, कोई एक्यूट स्ट्रेस हुई, तो ये पेशेंट क्या लीड कर सकता है? दिस कैन लीड टू व्हाट अहमद? थायराइड स्ट्रॉम. और वो इन सारे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है.
तो how you will manage this patient in the ER? You will basically manage him with what? Which drugs? हम उसको दे रहे होते हैं beta blockers and glucocorticoids. Why? Because beta blockers can सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी क्या और बीटा ब्लॉकर भी क्या कर रहे होते हैं, T4 से T3 कन्वर्जन को हाल्ट कर देते हैं। एक तो क्या हमने यूज किया थायराइड में मुबशिर, अब बोलते जाओ, नींद आ रही है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, PTU यूज कर सकते हैं, वो भी क्या कर रही होती है, T4 को T3 से रोक रही होती है। चौथा हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, इज दी आयोडीन लोड। याद है हमने क्या पढ़ा था, आयोडीन लोड देने से थायराइड ग्लैंड किस में चला जाता है, शट डाउन कर जाता है, और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते थे, वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट। तो हम क्या दे सकते हैं, आयोडीन लोड भी दे सकते हैं। ये आयोडीन लोड और हम कब दे रहे थे, बिफोर दी थायराइड सर्जरी हम 10-12 दिन पहले आयोडीन लेट देते हैं, लोड देते हैं, ताकि पेशेंट की क्या हो, एट्रोफी और ब्लड फ्लो कम हो, ताकि ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी क्या हो, ब्लीडिंग ना हो। तो ये था ऑल अबाउट थायराइड स्ट्रॉम। और अब आप इसको पढ़ लें, और कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं इसके अंदर, आप लोग इसको रीड दे दें सिर्फ, कि जब आयोडीन लोड हो तो थायराइड अपना फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। थायराइड दो तरह से एक्ट करता है आयोडीन लोड को, एक जो बेस्डो इफेक्ट, कि आयोडीन लोड आए और थायराइड की सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो, और दूसरा क्या, वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट, कि आयोडीन लोड हो और वो शट डाउन हो जाए और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर चला जाए। अब इसको पढ़ लें तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे, विच इज थायराइड कैंसर। और मैं आप लोगों को रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक भी पढ़ाऊंगा, और थायराइड एडिनोमा को हम कैसे, जो टेस्टिंग होती है किसी भी थायराइड मास की, वो हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा नींद से उठ जाएं, क्योंकि आज का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू। ये ले लें, देन आप पढ़ें। Thyroid storm, uncommon but serious complication that occurs when hyperthyroidism is incompletely treated or untreated and then significantly worsens in the setting of acute stress such as infection, trauma, and surgery. Presents with agitation, delirium, fever, diarrhea, coma, and tachyarrhythmia, which is usually the cause of death. May see increased LFTs. Treat with the 4 Ps, which are beta blockers such as propanolol, propylthiouracil, glucocorticoids such as prednisolone, and potassium iodide or Lugol iodine. Iodide load causes reduced T4 synthesis because of the Wolff-Chaikoff effect. Other causes include exogenous thyrotoxicosis, which is excessive intake of thyroid hormone, suspect in patient trying to lose weight. Ectopic thyroid production, such as trauma ovary. Contrast-induced thyroiditis, such as Jord-Basedow phenomenon, and drug-induced thyroiditis, such as amiodarone and lithium. Causes of goiter include smooth and diffuse Graves' disease, Hashimoto's thyroiditis, iodine deficiency, and TSH secreting pituitary adenoma. Nodular or toxic multinodular goiter, thyroid adenoma, thyroid cancer, and thyroid cyst. Thyroid adenoma is a अच्छा, अब सब लोगों का 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम हुआ है 5:57, हम लोग 6:05 पे कंटिन्यू करते हैं। due to liver injury causing hypermetabolic. ठीक है, आवाज सब लोगों को ठीक आ रही है? क्योंकि हमारा लैपटॉप की चार्ज खत्म हो रही थी तो हमें इस पे शिफ्ट होना पड़ा। हाँ, आवाज सब लोगों को ठीक आ रही है, मुझे बता दें तो हम कंटिन्यू कर ले। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हसनैन, ये सही है। अब एक डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग भले अपने मोबाइल्स पे खोल लें। अब देखिए, जब भी हमारे पास अब
होता क्या है, होता ये है कि जब भी हमारे पास, हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है थायराइड मास के साथ या ग्वाइटर के साथ, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कैंसर्स पढ़ेंगे उसके लिए दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। वो ये चीजें हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है विद थायराइड मास, नेक मास के साथ आ रहा होता है, तो हम उसको किस तरह से आगे लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। सो फॉर सपोज हमारे पास एक पेशेंट आया है विद अ नेक मास या ग्वाइटर के साथ, ठीक है। और सबसे पहले हम उसका कौन सा टेस्ट कराते हैं, अगर वो हाइपर या हाइपो के सिम्टम्स दे रहा है तो सबसे पहले हम उसका करा रहे होते हैं टीएसएच, ठीक है। टीएसएच कराते हैं और टीएसएच डिफाइन करता है कि उस नोड्यूल का आगे चल के क्या होना है, उस मास का, उस जो बढ़े हुआ लंप है उसका क्या होना है। कैसे? अगर टीएसएच क्या होगा, कम होगा, तो इसका क्या मतलब है कि थायराइड हाइपर फंक्शनिंग स्टेट में है। गौर से समझिएगा इस बात को, टीएसएच कम होगा तो इसका मतलब यह है कि थायराइड इज इन हाइपर फंक्शनिंग स्टेट। तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट की कराएंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। क्यों रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक? ताकि हमें नजर आ जाए कि पूरा है या वो मास हाइपर फंक्शनिंग है या वो मास कोल्ड है या लो फंक्शनिंग है। ऐसा क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि एक जनरलाइज थ्योरी होती है कि हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल्स आर मोस्ट लाइकली बिनाइन, वाइल लो फंक्शनिंग या फिर कोल्ड नोड्यूल्स हैव व्हाट, मेलिग्नेंसी रिस्क, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक पेशेंट हमारे पास एडिनोमा के साथ आया, सॉरी मास के साथ आया, हमने क्या किया, उसकी टीएसएच की, अगर टीएसएच बढ़ी हुई है, सॉरी कम है, तो हम क्या करेंगे, यानी हम परसीव करेंगे इट हैज लाइक इंक्रीज T3 T4 लेवल्स, हम क्या करेंगे उसका अल्ट्रासाउंड या फिर मोस्टली क्या करेंगे, सॉरी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करेंगे। दूसरा हमारे पास एक पेशेंट आया है विद थायराइड मास, इस बार हमने जब इसका टीएसएच किया तो वो क्या है, वो बढ़ा हुआ टीएसएच है। तो अब हम उसका क्या करेंगे, हम क्या परसीव करेंगे कि दिस पेशेंट इज इन हाइपोथायराइडिज्म, यानी T3 T4 कम है तभी टीएसएच बढ़ा हुआ है। और मुबशिर इस बार हम क्या परसीव करेंगे कि मोस्ट लाइकली दिस मास इज व्हाट, कोल्ड, एंड दिस में बी क्या हो सकता है, ये कैंसरस या मेलिग्नेंट हो सकता है। तो इस बार हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस पेशेंट की अल्ट्रासाउंड अलोंग विथ व्हाट, FNAC। अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या नजर आ रहा होता है, उस मास के कंपोनेंट, कि वो भाई रेगुलर है या इरेगुलर है, उसके अंदर नेक्रोसिस तो नहीं है, उसकी साइज कितनी है, उसकी लोकेशन क्या है। और वो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है किसके लिए, FNAC के लिए। और FNAC में हम क्या ले रहे होते हैं, सेल्स बेसिकली ले रहे होते हैं थायराइड के विथ नीडल, और वो हमें गाइड करती है फर्दर मैनेजमेंट। अब जो हमारा पेशेंट था जिसका हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल था, हमने उसकी क्या की थी, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है क्या, समझ आ गई बात ना? अब रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक है क्या, बेसिकली हम क्या दे रहे होते हैं पेशेंट को, रेडियो एक्टिव आयोडीन का डोज, और उसके थ्रू हम देखते हैं कि थायराइड बिहेव कैसे कर रहा है। थायराइड बिहेव कैसे कर रहा है, यानी कि हाइपर फंक्शनिंग है, हाइपो फंक्शनिंग है, कोई पर्टिकुलर नोड्यूल हाइपर फंक्शनिंग है या हाइपो फंक्शनिंग है। ये हमें क्या गाइड करता है कि फर्दर हमें FNAC की तरफ जाना चाहिए, या ये मोस्ट लाइकली क्या है, बिनाइन है। या इवन अगर कोई पेशेंट हमारे पास ग्वाइटर के साथ भी आता है या ओवरऑल एक डिफ्यूज मास के साथ आता है, उसमें भी ये हेल्प आउट करती है कि हमें पता चले कि ये क्या है, ग्रेव्स है, ये हाशिमोटो है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक अब कैसे करती है, अब आप लोग मोबाइल्स में देखो, आप लोग स्क्रीन में देखो इस पिक्चर को। सबसे पहले देखें क्या है, ये जो मैं एरो से पॉइंट आउट कर रहा हूं, आई होप के एरो नजर आ रहा है। ये क्या है, एक नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है सेंटर वाला, उसमें क्या है, हमें डिफ्यूज आयोडीन अपटेक नजर आ रहा है, लेकिन ना वो बहुत ज्यादा है ना वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। दूसरा, हमें साथ में दो चीजें मिली हुई हैं, एक में क्या है, जहां पे मैं एरो पॉइंट आउट कर रहा हूं वहां पे आयोडीन अपटेक बहुत कम है,
और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो चुकी है और फॉलिकल फंक्शनल नहीं है। और ये हमें किस में मिल रहा होता है? थायराइडाइटिस जो भी हमने पढ़ी थी, हाशिमोटो में, डी क्यूरेवियन में, इवन रिडल्स में हमें ये मिल सकता है। ठीक है भाई, आ रही है चीजें समझ? दूसरा एक और थायराइड देखें जो ओवरऑल बहुत ज्यादा कंट्रास्ट ले रहा है, और वो कौन सा है? ग्रेव्स डिजीज का, क्योंकि वो हाइपर फंक्शनिंग थायराइड है। आ गई बात समझ? अब हम थोड़े से मुश्किल पार्ट पे जाते हैं। सपोज करें हमारे पास एक पेशेंट आया था मास के साथ, यानी हमने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की, हमें एक छोटा सा नोड्यूल नजर आया। अब उस नोड्यूल को जब हमने देखा तो वो दो तरह से प्रेजेंट कर सकता है। एक हॉट नोड्यूल, यानी ये क्या है? हाइपर फंक्शनिंग है, यानी इसका क्या होगा? T3 T4 लेवल इस पेशेंट में बढ़े हुए होंगे, और इसके मेलिग्नेंसी का रिस्क क्या है इस्माइल? हाँ, कम है। और दूसरा हमें क्या नजर आ रहा होता है? पूरे थायराइड में एक पोर्शन नजर आ रहा है जो कि डिक्रीज अपटेक है, और इसमें क्या होगा? रिस्क ज्यादा होगा। तो इसकी हम क्या कराएंगे नेक्स्ट? एफएनएसी कराएंगे। और तीसरा हमें किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है? ये जो टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, देखो ये समझ आ रहा है ऐसे क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ नोड्यूल्स हैं जो कि हाइपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। पूछे? कोल्ड नोड्यूल में। ठीक है, मेलिग्नेंसी रिस्क कम है ना, इस वजह से। अब ये स्टॉप शेयरिंग कर दे। आई होप सो कि आप लोगों को ये पूरी डायग्राम समझ आ गई। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है ना? खैर है, बाहर से आ जा रहा है तो इसके साथ हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज व्हाट? थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा से पहले सॉरी, मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि भाई देखो, एक होता है डिफ्यूज ग्वाइटर और दूसरा होता है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर। ठीक है? क्या एक डिफ्यूज ग्वाइटर होता है? डिफ्यूज का क्या मतलब है? फैला हुआ। उसमें कोई हमें क्या नहीं मिलेगी? हमें क्या नहीं मिलेगी उसके अंदर? नहीं, कोई नोड्यूल्स नहीं मिलेंगे। तो डिफ्यूज ग्वाइटर हमें किस में मिल सकता है? उस चीज में जो कंप्लीटली क्या कर रही हो हसनैन? थायराइड को स्टिमुलेट कर रही हो। जैसे ग्रेव्स डिजीज में हमें डिफ्यूज ग्वाइटर मिलता है, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी में टीएसएच क्या कर रहा है? पूरे थायराइड को वो कर रहा है। जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस की इन्फ्लामेशन में हमें क्या मिल रहा होता है? डिफ्यूज। इन मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर किस में मिल रहा होता है? या तो एडिनोमा में मिल सकता है, या टॉक्सिक वाले में, या जिसमें क्या हो, कुछ कुछ एरियाज क्या हो, हाइपर फंक्शनिंग हो। एक तो ये, जब भी बोलेंगे डिफ्यूज इन लार्ज ग्वाइटर तो आप किस तरफ जाओगे अहमद? डिफ्यूज इन लार्ज ग्रेव्स का सोचोगे, आयोडीन डेफिशिएंसी का। जब भी बोलेंगे टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर तो आप किस तरफ जाओगे? नोड्यूल्स की तरफ, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं हमारे कैंसर्स के टॉपिक पे, एंड वी विल स्टार्ट विद बिनाइन एडिनोमा। तो इसमें से हमने क्या देखा था कि थायराइड में कभी कभी क्या होता है, उसके फॉलिकुलर सेल्स खुद से एक्टिव हो जाते हैं, और अगर वो लोकलाइज बनाते हैं तो उसको हम एडिनोमा बोलते हैं, और वो पूरी फैली होती है तो मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर बोलते हैं। बेसिकली वो क्या बना रहे हैं? एक नोड्यूल बना रहे हैं। अगर वो सेल्स क्या है, उस सेल वो बिनाइन है तो उसको क्या हम बोलते हैं? एडिनोमा है। अगर वो सेल्स क्या होंगे? मेलिग्नेंट हो जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? थायराइड कैंसर्स के बारे में। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अब हमारे पास एक नोड्यूल के साथ पेशेंट आता है, एक एडिनोमा सस्पेक्टेड होता है, तो हम क्या करते हैं? टीएसएच करते हैं। टीएसएच बढ़ा हुआ हो तो हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं, टीएसएच बढ़ा हुआ होगा तो हम एफएनएससी करते हैं डायरेक्टली, और टीएसएच कम है तो हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करते हैं। ये बात समझ आ गई। तो अब हम मूव करते हैं थायराइड एडिनोमा से कहां पे? हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या? थायराइड कैंसर्स पे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कैंसर है? थायराइड पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, मुझे सिर्फ पानी दे दें एक गिलास, सिर्फ 1 मिनट दे दें। बस। ठीक है,
तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पहला कैंसर, विच इज व्हाट, पेपलरी कार्सिनोमा। पेपलरी कार्सिनोमा बेसिकली क्या है, एक थायराइड कैंसर है जो कि किस में मोस्ट प्रिवेलेंट होता है, टीन एज और एल्डोलिसेंट एजेस में ज्यादा प्रिवेलेंट होता है। और ये किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है, विथ अ नेक मास। ठीक है, अच्छा देखो, थायराइड की जो भी कैंसर्स है ना, उसमें हमें 3 से 4 पॉइंट हर कैंसर में से याद रखने। उसके सिम्टम्स इतने ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं होते, एक में होते हैं, वो मैं डिस्कस अच्छे से करूंगा। ठीक है, वरना क्या ज्यादातर हमें क्या मिल रहे होते हैं हसनैन, टिपिकल एज, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स और उसका थोड़ा बहुत दूसरे क्लिनिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो पेपलरी कार्सिनोमा है थायराइड का, वो हमें मिल रहा होता है ज्यादातर टीन एज में, बच्चों में या फिर यंग अडल्ट्स में। ठीक है, और उसमें जो उसका रिस्क फैक्टर होता है वो क्या हो रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है ये नेक मास की तरह। और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं उसके, प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर, क्या कि पेशेंट की कोई एक्नी वगैरह के लिए रेडिएशन ली थी, कोई एटॉमिक बम का कोई सर्वाइवल था, या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पे रेडिएशंस बहुत ज्यादा हो। तो ये क्या है, दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स ऑफ व्हाट, पेपलरी थायराइड कैंसर। और जब हम इस पेशेंट की क्या कर रहे होते हैं, एफएनएसी ले रहे होते हैं, तो हमें इसमें दो स्पेशलाइज चीजें मिलती हैं। वो क्या है, एक तो हमें क्या मिल रहा होता है, कैल्सिफिकेशन की रिंग्स मिल रही होती हैं इसकी बायोप्सी पे। उन कैल्सिफिकेशन की रिंग्स को क्या बोल रहे होते हैं हम, इस्माइल, समामा बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस मिलते हैं जो कि क्या लगता है हमें, कि उनका न्यूक्लियाई एम्प्टी है। ठीक है, तो एक कार्टून सीरीज होती थी ऑर्फन एनी, तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई उसकी आई की तरह वो शेप दे रहे होते हैं, यानी एम्प्टी न्यूक्लियाई सेल्स होते हैं। तो वो भी हमें किस में मिल रहा होता है, दिस पेपलरी थायराइड कैंसर। एक और चीज, ये जो पेपलरी थायराइड कैंसर है ना, ये ज्यादातर कहाँ पे मेटास्टेसाइज कर रहा होता है, लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस होती है। एंड विथ ट्रीटमेंट इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने एक वर्ड बोला था समामा बॉडीज, हमने एक और ट्यूमर पढ़ा था, वहां पे मिलती थी, वो कहाँ पे मिलती है, कोई बताएगा, मीडियोथीलियोमा। एक ओवेरियन ट्यूमर्स में भी हमने पढ़ा था। ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स में हमें मिल रही होती है, और दूसरा किस में मिल रही होती है, मेनिंजियोमा में। और तीसरा हमें कहाँ पे मिल रही होती है, थायराइड का ये जो पेपलरी कैंसर है वहां पे मिल रही होती है हमें, क्या मुबशर छोड़ दें इसको, हमें क्या मिल रही होती है, समामा बॉडीज मिल रही होती है, इतना पता हो। अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट कैंसर पे, कौन सा है, विच इज थायराइड फॉलिक्यूलर कैंसर। और इसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या याद रखना होता है, कि जब भी एक पेशेंट क्या आता है थायराइड एडिनोमा का या थायराइड फॉलिकुलर कैंसर का, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते दोनों के बीच। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों की एनाटॉमी सेम ही होती है। लेकिन हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि भाई जो थायराइड फॉलिकुलर कैंसर है वो क्या कर रहा होता है, इन्वेड कर रहा होता है किसको, कैप्सूल को, और पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है। लेकिन जो थायराइड एडिनोमा होता है वो क्या होता है, इन्वेड नहीं कर रहा होता है कैप्सूल को। तो एफएनएसी क्या करती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास थायराइड एडिनोमा या फॉलिकुलर कार्सिनोमा का पेशेंट आएगा, हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का लोबेक्टोमी करते हैं। ठीक है, देन हम डिसाइड करते हैं कि एडिनोमा है या कार्सिनोमा है। देन हम क्या करते हैं, अगर वो कार्सिनोमा था तो दूसरा लोब भी रिमूव करते हैं, अगर जो है वो एडिनोमा था तो हम दूसरे लोब को छोड़ देते हैं। ये बात आप लोगों को पता हो, किसके बारे में, फॉलिकुलर कार्सिनोमा के बारे में, पूरा लोब रिमूव कर देते हैं जी। ठीक है, और दूसरा क्या फॉलिकुलर कार्सिनोमा के बारे में आप लोगों को पता हो, कि दिस कैंसर लव्स टू बी स्प्रेड थ्रू ब्लड। ठीक है भाई, तो
इसके अलावा और कौन से कैंसर्स होते हैं जो ज्यादातर ब्लड में ज्यादा जल्दी फैलते हैं? एक हमारा होता है रीनल सेल कार्सिनोमा, एक होता है कोरियो कार्सिनोमा, और तीसरा कौन सा होता है? हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा। दीज कैंसर्स स्प्रेड हेमाटोजेनसली वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। किसमें? फॉलिकुलर कार्सिनोमा में हमने क्या पढ़ा कि एक तो ये कैप्सुलर इन्वेजन कर रहा होता है, दूसरा इसमें लोबेक्टोमी करनी होती है। और मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब आप दो इनको रीड दे दें। ये लो। हाँ, इन दोनों को रीड। तो वो कौन सा था जो आपने बोला था कि इसको कंपेयर करना है हमें पीछे आता है सही कहाँ से कॉज ऑफ गोइटर्स? थायराइड, हाँ, एडिनोमा से। Thyroid adenoma. Benign solitary growth of the thyroid. Most are non-functional. Cold on radioactive iodine scan can rarely cause hyperthyroidism via autonomous thyroid hormone production, hot or toxic. Most common histology is follicular, absence of capsular or vascular invasion, unlike follicular carcinoma. बस आगे भी है। Thyroid cancer. Typically diagnosed with fine needle aspiration, treated with thyroidectomy. Complications of surgery include hypocalcemia due to removal of parathyroid glands, transaction, transection of recurrent laryngeal nerve during ligation of inferior thyroid artery leads to dysphagia and dysphonia, hoarseness, and injury to the external branch of superior laryngeal nerve during ligation of superior thyroid vascular pedicel may lead to loss of tenor, usually noticeable in professional voice users. Papillary carcinoma, most common, empty appearing nuclei with central clearing, orphan any eyes. Samoma bodies, nuclear grooves, PEPI and MOMA adopted. Increased risk of with RET PTC rearrangements and BRAF mutations, childhood radiation. Follicular carcinoma, good prognosis, invades tumor capsule and vasculature. Unlike follicular adenoma, uniform follicles, hematogenous spread is common, associated with RAS mutation and PEX8 and PPAR gamma translocations. Fine needle aspiration cytology may not be able to distinguish between follicular adenoma and carcinoma. ठीक, आराम से आराम से। ठीक है, तो आई होप कि सब समझ आ गया। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, रेट म्यूटेशंस, और दूसरा क्या? एक और म्यूटेशन है, ब्रेफ म्यूटेशन। ठीक है भाई, ये इसकी म्यूटेशन आप लोग सिर्फ याद रख लें कि एक है रेट और दूसरी है रास, बल्कि। ठीक है, रेट फॉर पेपलरी एंड रास फॉर फॉलिकुलर। ठीक है, म्यूटेशन किस में इंपॉर्टेंट है वो जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज व्हाट? मेड्युलरी कार्सिनोमा। एंड दूसरा हमारा कौन सा है? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो एक पेशेंट आया है आपके पास, उसकी क्या है? लॉन्ग आर्म्स एंड लॉन्ग लाइक उसके लेग्स हैं, और वो बहुत ही लाइक बड़ा कद का है। आपने उसकी जब टंग देखी है तो आपको क्या मिल रहे हैं? छोटे छोटे न्यूरोमास मिल रहे हैं। उसके अंदर दूसरा क्या हो रहा है कि उसको क्या होता है? फॉर सपोज जैसे कैल्सीटोनिन उसके अंदर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमनली क्या हो रहा होता है मेन 2A और 2B सिंड्रोम्स में। अब वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मेड्युलरी थायराइड कैंसर। मेड्युलरी थायराइड कैंसर बेसिकली क्या है? हमने पढ़ा था कि थायराइड के पास दो तरह के सेल्स होते हैं। देन एक कौन से? फॉलिकुलर सेल्स। दूसरे हमने कौन से सेल्स पढ़े थे मुबशिर? पैरा फॉलिकुलर सेल्स, या जो सी सेल्स भी होते हैं। और वो क्या सीक्रेट कर रहे होते हैं? कैल्सीटोनिन सीक्रेट कर रहे होते हैं। और कैल्सीटोनिन क्या कर रहा होता है? नॉर्मली कैल्शियम रेगुलेशन में काम आ रहा होता है।
तो जब भी कभी इसका ट्यूमर हो जाए तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं हसनैन? मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। और दिस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ व्हाट? विथ मेन 2A एंड 2B सिंड्रोम्स, जो कि आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। किसके साथ एसोसिएटेड है? मेन 2A, और वो हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात तो ये पता हो, दूसरी आपको इसके अंदर क्या पता हो कि व्हाट विल यू फाइंड, डू यू नो दैट कैल्सिटोनिन बेसिकली ये ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा होता है। कैल्सिटोनिन इज बेसिकली व्हाट? पॉलीपेप्टाइड। और जब भी बॉडी में ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं तो उनकी डिग्रेडेशन मटेरियल होती है, वो कौन से फॉर्म में जमा होती है? अमालॉइड फॉर्म में। तो कैल्सिटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, उसकी पेप्टाइड की ज्यादा प्रोडक्शन हुई। वो अल्टीमेटली क्या, जो एक्सेस कैल्सिटोनिन है वो अमाइलॉइड प्रीकर्सर्स में चेंज होगा, एंड दिस अल्टीमेटली gives the histological finding of this tumor, which is what? अमाइलॉइड हमें मटेरियल मिल रहा होता है मेड्यूलरी कार्सिनोमा के अंदर। और आज का हमारा आखिरी ट्यूमर है विच मोस्ट कॉमनली अकर्स इन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स। और किस तरह से आ रहा होता है ये? प्रोग्रेसिवली इनलार्जिंग नेक मास, जो कि कंप्रेस कर रहा हो किसके? एयरवे स्ट्रक्चर्स को, ईसोफिगस को, विच कैन कॉज लाइक डिस्निया, डिस्फेजिया। और ये ज्यादातर किस में हो रहा होता है? ओल्ड एज इंडिविजुअल्स में हो रहा होता है। एंड व्हाट डू विल वी विल फाइंड ऑन हिस्टोलॉजी इज प्लियोमार्फिक कैंसरस सेल्स। और इसका प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है। मैंने क्या बताया था कि दिस कैन कॉज डेथ विद इन 6 months to 1 year। ठीक है। और हमने कैसे इसको अलग किया था? दिस कैंसर इज नोन एज एनाफाइलेक्टिक, सॉरी, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। और इसको हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे थे? रिडल्स के साथ। रिडल्स थायराइडाइटिस में क्या होता था? वो यंग एज में होती थी, वो फाइब्रस होती थी, और उसमें हमें दूसरे सिंड्रोम्स भी मिल रहे होते थे जैसे कि पेनक्रेटाइटिस। और अब आप लोग आखिरी जो कैंसर हैं उनको भी रीड देते हैं। ठीक है। Medullary carcinoma from parafollicular C cells produces calcitonin. Sheets of polygonal cells in an amyloid stroma stands with Congo red associated with MEN2A and 2B red mutations. Medullary carcinoma. Undifferentiated anaplastic carcinoma. एनर्जी के साथ पढ़े, मैं इतना एनर्जी के साथ बोलता हूँ आप। Older Older patients presents with rapidly enlarging neck mass, compressive symptoms like dyspnea, dysphagia, hoarseness, very poor prognosis. Typically composed of pleomorphic cells with frequent mitosis, may arise de novo, but most often arises from different de-differentiation of a pre-existing follicular or papillary thyroid carcinoma. ठीक है, समझ आ गया। अब अच्छा चले, हम आज मेन सिंड्रोम्स नहीं करते, हम आज के आखिरी टॉपिक की तरफ मूव ऑन होते हैं। पेज नंबर 360 फार्माकोलॉजी खोल लें थायराइड की, ताकि हम थायराइड से रिलेटेड जो भी मेडिसिन हैं वो डिस्कस कर लें। 360 2025 एडिशन में है, जिसके अंदर हम एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ेंगे, और जो है वो 360 एंटी थायराइड ड्रग्स और थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में हम पढ़ेंगे। सब लोग मूव ऑन हो जाएं उस पेज पे, तो हम थोड़ा सा उस पेज को डिस्कस कर लें। थायोमाइड्स है और लीवोथायरोक्सिन है, सिर्फ यही डिस्कस करना है हमें। ठीक है, सब मूव हो गए? हाँ आपने लिखा है कि ये पेप्लेरी और पॉलीक्यूलर से ही बनता ही है ना। हाँ, एक फैक्ट है। में ठीक है, अब हम मूव होते हैं हमारी फार्माकोलॉजी पोर्शन पे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। थोड़ा सा ये बोरिंग हो गई थी ना पैथो, तो हम उसको अच्छा बनाते हैं बाय कनेक्टिंग पैथो विद फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम अपने पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, यानी जब पेशेंट में थायराइड बहुत ज्यादा कम हो तो हम क्या दे रहे होते हैं? बेसिकली हम दे रहे होते हैं थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद
उसमें हमारे पास दो तरह की दवाइयां आ रही होती हैं, एक लीवोथायरोक्सिन आ रही होती है और दूसरी लायोथायरोनीन आ रही होती है। यानी बेसिकली लीवोथायरोक्सिन क्या है, T4 है, और लायोथायरोनीन क्या है, हमारे पास T3 है। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई। अब ज्यादातर जो हम ओपीडी में चला रहे होते हैं वो कौन सी चला रहे होते हैं, लीवोथायरोक्सिन। वाई? बिकॉज दिस इज दी T4, दिस इज लाइक इतना ज्यादा एक्टिव या पोटेंट नहीं है, बाद में जाके इसकी कन्वर्जन होनी है। T3 हम कब चलाते हैं ज्यादातर, जब पेशेंट माइक्सिडोमा कोमा में होता है या पेशेंट बहुत ज्यादा सिवियर फीचर्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम तब क्या कर रहे होते हैं, T3 चला रहे होते हैं। एक तो ये समझ आ गया। दूसरा एक और चीज के लीवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी टेक्स अबाउट कितने दिन, 2 वीक्स टू शो इट्स अफेक्ट। भाई इसमें कुछ और समझने की बात नहीं है, ये सिंपली हार्मोन है, हम क्या कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, हमने उसके कुछ पॉइंट समझने। वो क्या, एक पॉइंट ये है कि भाई ये क्या करता है, 2 से 3 हफ्ते लेता है अपने अफेक्ट्स दिखाने में। तो यू शुड गाइड पेशेंट के भाई आपने थेरेपी लेनी है 2-3 हफ्ते तक, उसके बाद आपने आना है, हम क्या देखेंगे, रिस्पॉन्स टू द थेरेपी। एक तो हम क्या देखते हैं, फिजिकली जो पेशेंट की अपेयरेंस है, उसका रिस्पॉन्स, उसकी पल्स और ये सब कैसे ही बेहतर हुई है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम चेक करते हैं पेशेंट का टीएसएच, देखने के लिए कि क्या, कि लीवोथायरोक्सिन का डोज कम करना है या ज्यादा करना है। समझ आ गई बात? कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक ईआर में पेशेंट आया था, वो क्या था, लीवोथायरोक्सिन की थेरेपी पे था, लेकिन उसको जो है वो 2 महीने हुए थे, लेकिन क्या उसने फॉलो अप नहीं किया, और क्या था, बहुत ज्यादा हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स दे रहा था। तो फ्रॉम हेयर हमें ये बात समझ आई कि हमें क्या करना होता है, डोज एडजस्ट करना होता है। और वो कैसे, हम टीएसएच को देख के, उसके रेफरेंस वैल्यूज को देख के हम क्या करते हैं, लीवोथायरोक्सिन का डोज एडजस्ट करते हैं। एक बात ये। दूसरी क्या बात है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें क्या करना होता है, लीवोथायरोक्सिन का डोज बढ़ाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इज प्रेगनेंसी। जो पेशेंट क्या है, प्रेग्नेंट है और हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट्स हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम क्या करते हैं, उनका लीवोथायरोक्सिन डोज बढ़ाते हैं। व्हाई? बिकॉज द फीटस नीड थायराइड टू फॉर द इनिशियल मेचुरेशन। सही है, ये बात समझ में आ गई। तीसरा क्या, कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि क्या कराती हैं, लीवोथायरोक्सिन की एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। उसमें क्या है, एनसिड्स हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन है। चौथी क्या बात याद रखनी है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें लीवोथायरोक्सिन की जल्दी मेटाबॉलिज्म होती है। वो कौन सी दवाइयां हैं जो जल्दी मेटाबॉलिज्म कराती हैं, एंटी जो एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, कार्बामेजेपिन वगैरह, ये सारी कहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके इरफान मसूद की मेडिसिन में लिखे हुए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट क्या, हाइपोथायराइडिज्म की ड्रग्स। और दूसरा क्या, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर कोई पेशेंट लीवोथायरोक्सिन ले रहा है, ये सारे साइड इफेक्ट, वेट लॉस, और क्या, हार्ट रेट बढ़ा हुआ, और क्या, डायरिया वगैरह, वेट लॉस, ये सब। ठीक है भाई, तो ये सारे इनके क्या थे, साइड इफेक्ट्स थे। और अब हम आते हैं हमारी दूसरी दवाइयों के ऊपर, जो कि क्या है, एंटी थायराइड है। यानी हम कब दे रहे होते हैं इनको, जब पेशेंट को क्या, हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो जो दो दवाइयां यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं बल्कि तीन, एक क्या, बीटा ब्लॉकर भी दे रहे होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी दे रहे होते हैं, और तीसरा क्या दे रहे होते हैं, आयोडीन लोड दे रहे होते हैं। ये तो अलग हो गई, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ दो दवाइयां पढ़ेंगे जो कि क्रोनिक थेरेपी ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म में चलती हैं। वो दवाइयां कौन सी हैं, एक पीटीयू है और दूसरी मेथिमेजोल है। हमने ये पढ़ा था कि पीटीयू क्या करती है, दोनों एंजाइम्स को रोकती है। कौन से को हंसने, थायराइड पेरोक्सीडेज को भी और 5 DR। दिस इज वेरी वेरी हाई, ये आपको याद रखना है कि प्रोपोसायो यूरासिल क्या कर रही होती है, दोनों एंजाइम्स को, पेरिफेरल कन्वर्जन को भी रोक रही है। वाइल द मेथिमेजोल क्या कर रही होती है, अहमद, जस्ट वो क्या करती है, इनर जो थायराइड पर ऑक्सीडेज है उसको रोक रही होती है। एक तो हमने ये पढ़ लिया। दूसरा, वंस अगेन इन दवाइयों में क्या होता है, टेक्स 2-3 वीक्स टू शो देयर इफेक्ट्स। तो इनिशियली हम पेशेंट को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, विथ बीटा ब्लॉकर्स, विथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि इनके दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, वो इनके साइड इफेक्ट हैं।
एक क्या कि इनके मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन पता है क्या होती हैं? ये जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, दे आर हाईली एसोसिएटेड विथ व्हाट? ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। अब व्हाट इज ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस? पेशेंट जो ये ले रहा है ना थायराइड की दवाइयां, एंटी थायराइड, तो उसमें क्या होगा, अचानक से उसकी सीबीसी में ल्यूकोसाइट स्पेशली न्यूट्रोफिल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। और सोचो न्यूट्रोफिल्स कम है तो उसमें क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, बार बार हम उनकी सीबीसी रिपीट कराते रहते हैं। ये बात आपने समझनी है। दूसरा, दीज कैन कॉज हेपाटोटॉक्सिसिटी। तो हमने क्या करना है, इन पेशेंट की एलएफटीज भी करानी होती हैं पेरियोडिकली विथ, अगर ये पेशेंट इस थेरेपी पे चल रहे हैं। एक और स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन है इन दो दवाइयों का, विच इज देयर यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाई? बिकॉज दीज बोथ मेडिकेशंस कॉज समवॉट कॉज फीटल डिस्ट्रेस। कैसे? अब भाई ये जो मेथिमेजोल है ना, वो क्या करा रही होती है, टेराटोजेनिक है, और वो स्किन डिफेक्ट करा रही होती है, पहली बात ये। और जो पीटीयू है वो बच्चे के अंदर क्या करा रही होती है, अगर मदर ले रही है तो वो फीटस है उसके अंदर क्या करा रही होती है, हेपाटोटॉक्सिसिटी। नॉट मेटरनल, बच्चे के अंदर, इन्फेंट की बात कर रहे हैं हम, प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे ना। अल्लाह, बच्चे को यार यकीन कर लो। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि दो तरह से एक करती है, पीटीयू क्या कराती है, टेराटोजेनिक है, क्या करती है, स्किन डिफेक्ट कराती है। और सॉरी, पीटीयू क्या कराती है, हेपाटोटॉक्सिसिटी कराती है, वाइल द मेथिमेजोल क्या कराती है। देखो आप लोग क्या करते हो, ऐसे बीच में इंटरप्ट करते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मैं ही भूल जाता हूं कि क्या पढ़ा रहा था और क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है। तो पीटीयू क्या करा रही थी, हेपाटोटॉक्सिसिटी, एंड मेथिमेजोल क्या करा रही थी, टेराटोजेनिसिटी। अब थोड़ी सी आप लोगों के लिए न्यू है कि टेराटोजेनिक ड्रग्स ज्यादातर इफेक्ट कब दिखाती हैं, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो। और लिवर फीटस में कब बन जाता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो हम करते क्या हैं कि जो टेराटोजेनिक ड्रग थी यानी मेथिमेजोल थी, उसको हम रोक देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और हम यूज क्या करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पीटीयू। क्यों? क्योंकि भाई वो टेराटोजेनिक थी, उसको हमने बंद कर दिया और हमने क्या यूज कर ली, पीटीयू यूज कर ली, ताकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अभी लिवर ही नहीं बना तो बच्चे में हेपाटोटॉक्सिसिटी कहां से आएगी। फिर जब सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो हम क्या स्टॉप क्या करते हैं, पीटीयू, क्योंकि लिवर बन चुका है, फीटस के अंदर क्या करा सकती है, हेपाटोटॉक्सिसिटी। और हम स्टार्ट क्या करते हैं, मेथिमेजोल, बिकॉज वो जो टेराटोजेनिक अफेक्ट वाला फेज था वो खत्म हो चुका है। समझ आ गई? और मेथिमेजोल ये जो स्किन डिफेक्ट कराती है उसको हम बोलते हैं क्या, एप्लेजिया क्यूटिस, यानी बेसिकली स्कैल्प की स्किन मिस होती है बच्चे की। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट थायराइड रिलेटेड फार्माकोलॉजी, एंड दैट्स ऑल अबाउट आज के लेक्चर। आप इसको रीड दे दें, फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एक बात तो है, नदी में दो रहेगी, ऑर्गेनोजेन से कुछ नहीं करेगी। नहीं, पढ़ लें, आप रीड दे दें थोड़ा बहुत। Ionamides, propyl thiouracil methimazole. Mechanism blocks thyroid peroxidase, inhibiting the oxidation of iodide as well as the organification and coupling of iodine. Inhibition of thyroid hormone synthesis. PTU also blocks 5-deiodinase, which will decrease the peripheral conversion of T4 to T3. Clinical use hyperthyroidism. PTU used in primary or first trimester of the pregnancy due to methimazole's teratogenicity. Methimazole is used in second and third trimesters of pregnancy due to risk of PTU-induced hepatotoxicity. Not used to treat Graves' ophthalmopathy treated with glucocorticoids. Adverse effects are skin rash, agranulocytosis, which is a rare side effect, aplastic anemia, hepatotoxicity. PTU use has been associated with NCA positive vasculitis. Methimazole is a possible teratogen which can cause aplasia cutis. Levothyroxine,
or liothyronine. Mechanism of action: hormone replacement for T4 levothyroxine and for T3 liothyronine. Avoid levothyroxine with antacids, bile acid resins, or ferrous sulfate. They decrease its absorption. Clinical use: hypothyroidism, Myxedema may be misused for weight loss. Distinguish exogenous hyperthyroidism from endogenous hyperthyroidism by using a combination of TSH receptor antibodies, radioactive iodine uptake, or measurement of thyroid blood flow on ultrasound. Adverse effects are tachycardia, heat intolerance, tremors, and arrhythmias. मैंने सिर्फ दो चीजें यहाँ पे नहीं बताई, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्या कि थायराइड क्या हो रहा है जब ऑप्थेल्मोपैथी जो होती है, ठीक है, ये जो एंटी थायराइड ड्रग्स है ना, ये वर्सन करती हैं ग्रेव्स डिजीज की थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी को, ये बात आप लोगों को पता हो। दूसरा क्या कि हम लोग उसके ट्रीटमेंट में क्या दे रहे होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं, वो क्या करती हैं, ऑप्थेल्मोपैथी को ट्रीट करती हैं। एक बात ये। दूसरा, ये जो भी लेक्चर्स ये डायरेक्टली ये सुन रहा था डायरेक्टली थायराइड, तो मैं इतना ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा चीजों को, उन चीजों को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मूड ऑफ एक्शन हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या साइड इफेक्ट था, एक आखिर में आपने पढ़ा कि भाई जो एक्सोजीनस थायराइड ले रहा है ना, आपको क्या मिल रहा होता है एक्सोजीनस थायराइड पे? जाहिर सी बात है, टीएसएच उसमें कम होगा। दूसरा, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि आप एक्सोजीनसली ले रहे हो, वो थायराइड इनएक्टिव हो गया है। और तीसरा, हमें क्या मिल रहा होगा, एट्रोफी ऑफ द थायराइड मिल रही होगी, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग? इसके अलावा अगर आपको तीन साइड इफेक्ट याद रखने हो एंटी थायराइड दवाइयों के, तो रेश, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस एंड हेपाटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो, आप लोग फोर्थ ईयर में हो, इतनी फार्माकोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए। और मैंने कोशिश की है टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स, लाइक स्टार्टिंग विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन उनके नाम, देन उनका जो है वो यूजेस, देन साइड इफेक्ट्स। तो मैंने कोशिश की है कि मेडिसिन भी कवर हो, फार्मा भी कवर हो, अलोंग विथ आपको हाई यील्ड इंफॉर्मेशन भी पता हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। आप सब लोग लीव कर सकते हैं। तो ये जो